सो वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर से शुरुआत करेंगे आर्बिट्राज विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स अब बारी है सर। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 44 तक हमारा आर्बिट्राज, हेजिंग, यही सब रहने वाला है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 25 तक, यानी तकरीबन 6 क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन हम लेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक पैटर्न बैठ जाएगा कि आर्बिट्राज के टाइम पे करना क्या पड़ता है। इसके बाद में 26 से लेके 44 तक हेजिंग चलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा सर आपको इसमें। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 20 ओपन करें पेज नंबर 16 पे। अब सबसे पहली चीज़ तो आप बिल्कुल ये समझ लो कि आर्बिट्राज विथ फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है। अब आर्बिट्राज का मतलब सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं, भले पोर्टफोलियो लो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन लो, या कोई भी चैप्टर लो, फॉरेक्स में भी आर्बिट्राज आएगा आपका, तो आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। आर्बिट्राज का मतलब होता है सस्ते मार्केट से खरीदना और महंगे मार्केट में बेचना। यानी कि आर्बिट्राज और आर्बिट्रेजर जो होता है बंदा, जैसे हेज करने वाले को हेजर कहते हैं, स्पेकुलेट करने वाले को स्पेकुलेटर कहते हैं, आर्बिट्राज करने वाले को आर्बिट्रेजर कहते हैं। ठीक है। अब ये जो बंदा होता है ये क्या करता है, इसका सिर्फ एक काम होता है कि कोई भी असेट जो है इस चीज़ को दो अलग अलग मार्केट में इस चीज़ की वो प्राइस ढूंढेगा, और अगर मिस प्राइसिंग निकली, इसका मतलब अगर दो अलग अलग मार्केट में ये सेम आइटम अलग अलग प्राइस पे अवेलेबल रहा, तो कोई ना कोई प्राइस ज़्यादा, कोई ना कोई प्राइस कम होगी। सस्ते मार्केट से, जहाँ पे प्राइस कम है, वहाँ से हम इस चीज़ को खरीदेंगे और महंगे मार्केट में बेच देंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ये दिल्ली में मिलता है 20 रुपये का, ठीक है, ये चाइना से आता है, दिल्ली में मिलता है 20 रुपये का, मुंबई में मिलता है ये 100 रुपये का। बोलो, मुंबई में लोग 100 रुपये में खरीदने के लिए रेडी है। अब मुझ जैसे बंदे को अगर ऐसा सब पता चल जाए कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, तो आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन दैट, एंड एट द टाइम आई विल बी कॉल्ड एज एन आर्बिट्रेजर। वाई? बिकॉज मैं सस्ते में खरीद के महंगे में बेच रहा हूँ, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच रहा हूँ, और ये मैं तभी कर रहा हूँ जब मुझे कंफर्म पता है कि प्रॉफिट होने वाला है। कंफर्म पता है कि प्रॉफिट होने वाला है। अब मैं 20 और 100 रुपये तो बहुत बड़ा गैप बता दिया, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, पर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कि 20 रुपये से दिल्ली में खरीद के लाया, 100 रुपये में मैंने मुंबई में बेच दिया, 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया कंफर्म। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई सर, आर्बिट्रेजर का लॉस नहीं हो सकता कभी भी। अगर लॉस होने वाला होता है तो वो ट्रांजेक्शन लेगा, मतलब एक्शन लेगा ही नहीं। तो आर्बिट्रेजर पहले पॉइंट जो होता है ना, स्टार्टिंग, उसी पे आर्बिट्रेजर को कंफर्म हो जाता है कि हमें प्रॉफिट होने वाला है। गारंटीड प्रॉफिट के टाइम पे ही वो एक्शन लेगा, अदरवाइज वो एक्शन लेगा ही नहीं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप मुंबई के एंगल से देखो, तो मुंबई में इस चीज़ की एक्चुअल प्राइस जो है वो है 100 रुपये, और मुंबई में देखा जाए तो ये कितने में बिकना चाहिए था सर? 20 रुपये में बिकना चाहिए था। तो मुंबई के लिए ये असेट की जो 20 रुपये की प्राइस है वो हो गई थेरोटिकल मार्केट प्राइस। एक्चुअल मार्केट में ये 100 रुपये का मिल रहा है, थेरोटिकली 20 रुपये का मिलना चाहिए था, राइट? नहीं मिल रहा है तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, 20 में लाके 90 में बेच रहे हैं लोग, खुश है क्योंकि 100 तो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। अगर हमें और ज़्यादा करना है तो 90-95 में बेचो, लोग खरीद लेंगे, क्योंकि आप मुंबई वाले लोगों को लगेगा 100 का 95 में मिल रहा है, और वो 95 या 90 में भी बेच के पैसा कमा रहा है बंदा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, आपने मुंबई के मार्केट में इसकी थेरोटिकल प्राइस निकाली थी कि कितनी होनी चाहिए, वो थी 20 रुपये, और वो आई कहाँ से थी? दिल्ली से आई थी। वो प्राइस कहाँ से आई थी 20 रुपये की? आपको कहाँ से पता चलेगी? दिल्ली से आई थी। सेम चीज़ होगा सर डेरिवेटिव्स मार्केट में। मान लो कि हमें ये चीज़ स्पॉट मार्केट में, यानी कैश मार्केट में 20 रुपये की मिल रही है दिल्ली में, ठीक है, और इसी चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में 3 महीने का हमें मिल रहा है 100 रुपये का। तो हमको लगेगा यार ये तो ज़्यादा चार्ज करा जा रहा है यहाँ पे, ज़्यादा चार्ज करा जा रहा है यहाँ पे। तो फ्यूचर्स का, अगर ये फ्यूचर्स मार्केट में है, तो फ्यूचर्स की इसकी थेरोटिकल प्राइस क्या हुई? 20 रुपये, जो हमने कहाँ से लाया? स्पॉट मार्केट से। यही हमने यहाँ पे सीखा। तो हम सबसे पहले यही चीज़ सीखेंगे कि थेरोटिकल मार्केट प्राइस कैसे निकालते। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो हम ये चीज़ें सीख चुके हैं ना। आपने एग्जाम्पल बताता हूँ, स्टार्ट करा था इनिशियल मार्जिन वगैरह के पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में आप ये थेरोटिकल प्राइस ही निकाल रहे थे, ठीक है। और फ्यूचर्स में थेरोटिकल प्राइस डिसाइड होती है स्पॉट मार्केट से, ये तो कंफर्म हो गया। अब ध्यान देना, कहाँ गया? तो बस कहानी हुई ख़त्म, और मैं कर रहा हूँ समराइज। आर्बिट्राज कैसे करोगे सर?
सस्ते मार्केट से खरीदो, महंगे मार्केट में बेच दो, बट पहले पता लगाओ कि महंगा मार्केट है कहाँ पे। अब मुंबई में 100 रुपये की जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड प्राइस हो गई ना, ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है आपको, इसलिए आप बोल रहे हो वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ फॉर दिस स्टैंड इज ग्रेटर दैन द थेरोटिकल मार्केट प्राइस ऑफ 20 रुपीज़। एंड देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, फ्यूचर्स यानी कि मुंबई में उसे बेचोगे, स्पॉट में उसे खरीदोगे। तो आर्बिट्राज का एक रूल समझ लो, फ्यूचर्स में जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका अपोजिट आपको कहाँ करना पड़ेगा, स्पॉट में करना पड़ेगा, क्योंकि बेच तब पाओगे ना जब खरीदोगे। तो यहाँ बेचने का ट्रांजैक्शन किया, यहाँ खरीदने का ट्रांजैक्शन किया। अब सिर्फ स्पॉट मार्केट में देखो, ठीक है, थोड़ा सा नज़र ऐसे रखो। स्पॉट मार्केट में 20 रुपये का स्टैंड खरीदना है तो 20 रुपये आएंगे कहाँ से? चलो एक स्टैंड 20 रुपये का होगा तो भी आप कहीं से पैसे मांग सकते हो रास्ते पे खड़े होके भी कि 20 रुपये दे दो, स्टैंड खरीदना है, ले लो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई दे देगा। लेकिन अगर आपको क्वांटिटी में स्टैंड खरीदना है 100, 200, 1000, 2000, तो आप कहाँ से लाओगे पैसा? तो स्पॉट मार्केट में ही बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा। सो पहली पोजीशन आप जो लोगे वो है बैंक जाके लोन लिया, उस पैसों से आपने मार्केट में जाके वो स्टैंड खरीदा, स्टॉक खरीदा, और फिर डेरिवेटिव्स मार्केट में आके आप फ्यूचर्स में सेल पोजीशन लोगे। तो ये हुई आपकी ट्रांजैक्शन। अब एक और चीज़ मेरी ध्यान में रखो, फ्यूचर्स मार्केट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाला मार्केट है। तो यहाँ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेचा है तो वापस कॉन्ट्रैक्ट ही खरीदोगे। कोई भी असेट स्पॉट मार्केट्स में से लाके फ्यूचर्स में या डेरिवेटिव मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। तो आपको इस मार्केट में जो चीज़ शुरू करी है उसी को बंद करना पड़ेगा। अगर 100 रुपये में यहाँ पे आपने स्टैंड पे कॉन्ट्रैक्ट बेचा है तो 3 महीने बाद जो भी एक्सपायरी आएगी तब आप उसी मार्केट में उसी की प्राइस पे वापस स्टैंड खरीद लोगे। अगर मार्केट प्राइस गिरी, जैसे मान लो 90 रुपये हो गया वहाँ पे, तो 100 में बेचा, 90 में खरीदा, 10 रुपये का प्रॉफिट आपको सेटलमेंट अमाउंट मिलेगी फ्यूचर्स मार्केट से। और एक्चुअल में जो स्टैंड आपने स्पॉट मार्केट में 20 का खरीदा था वो आप उसी मार्केट में बेचोगे। सर 90 का हो गया मान लो, तो 90 का हो गया तो 90 में बेचो, 20 का खरीदा, 90 में बेचा, 70 का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, 10 का प्रॉफिट फ्यूचर से हुआ, तो प्रॉफिट तो 80 का हो गया ना जो आपको होना चाहिए था। और जो लोन लिया था वो इंटरेस्ट के साथ वापस चुका दो। तो 3 पोजीशन ओपन करी थी अपने अपने मार्केट में, और अपने अपने मार्केट में ही उसको सेटल करना है, एक से दूसरे में मिक्स करने की कोशिश मत करो। सिंपल रखो, मर्सिडीज़ खरीदी तो मर्सिडीज़ बेचेंगे, BMW खरीदी तो BMW बेचेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट मिल पता चलेगा ना, है ना। ठीक है, अब कोई दुकान में पार्ले जी बिस्किट लेके आ रहा है, पार्ले जी बिस्किट लेके आ रहा है तो प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब वो वापस पार्ले जी बिस्किट को बेचेगा। तो उसी चीज़ को बेचना ज़रूरी है। ठीक है सर, अब एक बेसिक तो मैंने बता दिया, नहीं समझ में आया होगा, फिर भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देंगे सर। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू आनंद लिमिटेड्स शेयर प्राइस। अब आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, इक्विटी है, आनंद लिमिटेड का स्टॉक है। आप देखोगे स्पॉट मार्केट में करंट प्राइस ऑफ द शेयर इज 1800 और उसी के नीचे 6 मंथ्स फ्यूचर्स प्राइस भी दी है। यानी कि आनंद लिमिटेड का जो स्टॉक है इसकी इक्विटी शेयर की प्राइस है 1800 रुपये और उसी पे फ्यूचर्स अवेलेबल है डेरिवेटिव मार्केट में 1950 का। ठीक है, अज्यूमिंग इट इज़ पॉसिबल टू बोरो मनी इन द मार्केट फॉर ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़ एट 12% पर एनम। आप मान के चलिए कि 12% पर एनम पे आपको मिल जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थेरोटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ अ 6 मंथ्स फॉरवर्ड परचेस। ये तो आपने निकालना देख ही लिया कितना। देखो F इज इक्वल टू S इन ब्रैकेट 1+R, डिविडेंड विविडेंड कुछ है नहीं, स्पॉट प्राइस है 1800, 1 + 0.06 करोगे। क्यों? क्योंकि 12% पर एनम है और आपका ये 6 महीने का ही फ्यूचर है। तो आपको जो प्राइस चाहिए वो 6 महीने की चाहिए। थेरोटिकल प्राइस आ जाएगी आपकी 1908। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 20। टाइमलाइन के साथ चलोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ये 6 महीने का पीरियड है, यह है स्पॉट मार्केट,
आज स्टॉक मिल रहा है 1800 का, और उसी का फ्यूचर्स जो 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है वो मिल रहा है 1950 का। क्वेश्चन ये आता है, ये है एक्चुअल मार्केट प्राइस। क्वेश्चन ये आता है कि क्या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, ये तो एक्चुअल मार्केट प्राइस है। इसका मतलब क्या, अगर आप इसको खरीदते हो तो इसका मतलब आप 6 महीने बाद स्टॉक को खरीदने की बात कर रहे हो, तो और वो आपको पड़ेगा 1950 में डेरिवेटिव्स मार्केट में। इससे अच्छा मैं पता करता हूँ कि आज ही स्टॉक अगर खरीद लिया लोन लेके, तो 6 महीने बाद मेरे पास शेयर रहेगा भी और रीपेमेंट करना पड़ेगा, और वो आउटफ्लो आ रहा है सिर्फ 1908 का। जब मुझे 6 महीने बाद में मेरे पास शेयर भी रह सकता है और 1908 रुपीज़ में ही वो मुझे पड़ेगा, तो मैं आज 1950 में क्यों खरीदूँ। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो फ्यूचर्स है वो बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है आज की डेट में। वो 1950 की जगह 1908 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। चलो ठीक है, तो एक्चुअल मार्केट प्राइस थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से ज़्यादा आ रही है। ध्यान देना, यहाँ आप क्या बोलोगे, एक्चुअल मार्केट प्राइस जो फ्यूचर्स की है वो ज़्यादा दिख रही है हमें थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से, जो कि है 1908 ओनली। सो ऐसे टाइम पे आप क्या बोलोगे, सर फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड। ज़्यादा प्राइस है मार्केट में तो ज़्यादा बता दो, कम है तो कम बता दो। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है सर, महंगा मिल रहा है मार्केट में ये चीज़, ठीक है, महंगा मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, कोई भी महंगी चीज़ खरीदते हो आप सोचो बहुत महंगा है तो खरीदोगे, नहीं सर, सस्ती चीज़ें खरीदी जाती है, महंगी चीज़ें बेची जाती है। तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे फ्यूचर्स। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, इफ़ एक्चुअल मार्केट प्राइस इज नॉट इक्वल टू थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, दैट मीन्स फ्यूचर्स आर मिसप्राइज्ड, यानी ठीक से भाव नहीं चल रहे हैं मार्केट में, एंड देयरफॉर आर्बिट्राज इज पॉसिबल। सो यहाँ पे आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाती है कि कुछ तो ट्रांजैक्शन करके, कहीं से खरीद के कहीं पे बेच के फ़ायदा कमाया जा सकता है। और फ़ायदा कितना होगा ये भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। 1950 रुपये का जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो होना 1908 रुपये चाहिए था। तो आप ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन करोगे कि आपका आउटफ्लो 1908 ही होगा, लेकिन मिलेगा आपको 1950। तो 42 रुपीज़ जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आपको फ़ायदा हो सकता है। अब एक्चुअल में देखो क्या होगा, थोड़ा सा इमेजिन करना, आपने सेल करने का वादा ये करा, डिसाइड करा फ्यूचर्स में। अगर एक मार्केट, ये एक मार्केट है, ये दूसरा मार्केट है, मैंने आपको क्या बोला, आर्बिट्रेजर का क्या काम होता है, एक मार्केट में खरीदना, एक में बेचना। कौन से मार्केट में खरीदोगे, सस्ते मार्केट में, और महंगे मार्केट में बेचोगे। आपने कंफर्म पता लगा लिया कि सर फ्यूचर्स तो महंगा बिक रहा है, तो आपने अगर फ्यूचर्स में सेल करने का डिसाइड किया है तो स्पॉट में क्या करोगे, बाय करेंगे सर। उस शेयर को आज बाय कर लो 1800 रुपए देके। अब उसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि सर 1800 रुपये लाएं कहाँ से, तो स्पॉट मार्केट में या आप बोरो कर लो बैंक जाके। तो अब आपका आर्बिट्रेज का ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रेम होना शुरू हो जाएगा। देखो टाइम ज़ीरो पे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बैंक जाओगे और आप बोरो करोगे, कितने पैसे सर, 1800 रुपये। उसके बाद आप क्या करोगे, बाय करोगे स्टॉक को, तो आपके 1800 रुपये चले गए, आपके पास शेयर आ गया। उसके बाद आप फ्यूचर्स को सेल कर दोगे, ठीक है। इसमें कोई कैश फ्लो नहीं देनी पड़ती सिवाय इनिशियल मार्जिन के, जो कि इस क्वेश्चन में अभी है नहीं, तो हमने भी इग्नोर करा। अच्छा, आपने जो फ्यूचर्स बेचा कितने में बेचा सर, 1950 का, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, पैसे नहीं मिलेंगे आपको अभी, एक्सपायरी पे या क्लोज करने पे आपको सेटलमेंट मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, ये सारी जो डिसीजन है ये कैसे डिसाइड हुई। सबसे पहले डिसाइड हुआ था सर कि हमें सेल करना है फ्यूचर्स। अगर फ्यूचर्स मार्केट में बेच रहे हैं तो खरीदेंगे कहाँ, स्पॉट मार्केट में खरीदेंगे, और उसके बाद उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो डिसीजन इस तरह से लिया गया और एक्शन इस तरह से लिया गया, क्योंकि पहली चीज आप पहले पैसा लाओगे तभी तो शेयर खरीद पाओगे, और शेयर खरीद लिया तो फ्यूचर्स बेच दो। तो डिसीजन ऐसा ले रहे हैं और एक्शन ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो तो नेट में आपका क्या गया, कुछ नहीं गया सर आज के डेट में। अब आप सीधा आना 6 महीने बाद में। अच्छा, 6 महीने बाद आओगे, मैं इधर लिख लेता हूँ, यहीं ले लो यार, जगह नहीं है ना। तो जब आप 6 महीने बाद आओगे क्या होगा,
बहुत सिंपल है सर, जो लोन लिया था रीपे कर दो, शेयर खरीदा था स्पॉट मार्केट में यानी कि कैश मार्केट में ही बेच दो। जहां जो चीज खरीदी वहीं सेटल होगी। एक चीज समझना, एक का दूसरे में मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर्स मार्केट में आपने उस फ्यूचर्स को 1950 का बेचा था, आज एक्सपायरी पे जितना भी होगा उतने में खरीद लो। देखो, तो अब 6 महीने बाद मान के चलो आपका एक कंफर्म है रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग, ये अमाउंट आपको पता है, आपने 1800 रुपये इंटू 1.06 रेट लगेगा तो 1908 आपका जाएगा कि ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आप उस दिन आपने क्या किया, ये तो चीज़ आपने क्लोज कर दी। अब बात आती है सर इस चीज़ की, स्टॉक खरीदा था तो स्टॉक को बेच दो, जिस दिन भी बेचोगे उस दिन की शेयर प्राइस का इंपॉर्टेंस है। अब उस दिन क्या शेयर प्राइस थी क्वेश्चन में नहीं दिया है, और मैं बता रहा हूं फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन समझने के लिए ले लो कि एक्चुअल में क्या ट्रांजैक्शन होना है। मान लो कि उस दिन जो शेयर प्राइस है स्पॉट मार्केट में वो है, एक फिगर ले लो 1700 और एक फिगर ले लो 2000। मैंने क्या किया, ये जो 1950 है इससे एक कम ले लिया और इससे एक ज़्यादा ले लिया, ताकि मैं आपको दोनों साइड बहुत क्लियर तरीके से बता सकूं। अब मान लो उस दिन प्राइस 1700 रही, तो आप क्या करोगे, जब शेयर बेचने जाओगे स्पॉट मार्केट में ही वो 1700 में बिकेगा, तो आपके हाथ में 1700 रुपये आ गए। अब आप फ्यूचर्स को सेटल करोगे यानी कि 1950 में आपने बेचा था और अब आपको खरीदना पड़ेगा। खरीदने वाली जो प्राइस होती है वो कौन सी होगी सर, बेचा अगर इस प्राइस पे तो खरीदोगे भी इस प्राइस पे, ये प्राइस होगी। यहाँ पे जो भी फ्यूचर्स की प्राइस होगी उसी प्राइस पे वो सेटल होगा। सीधा सी बात है सर, इस मार्केट में खरीदा तो उसी मार्केट में बेचोगे, इस मार्केट में बेचा तो उसी मार्केट में खरीदोगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे फ्यूचर्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, दी हुई तो है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन आपने अभी तक अगर नोटिस किया होगा जो हमने पिछले लेक्चर में देखा, एक्सपायरी पे कन्वर्जेंस इफेक्ट की वजह से, एक्सपायरी पे कन्वर्जेंस इफेक्ट की वजह से जो स्पॉट मार्केट में प्राइस होती है वही प्राइस सर फ्यूचर्स की होती है। तो एक्सपायरी पे भी हमारी प्राइस 1700 ही रहेगी, जो भी स्पॉट में प्राइस होगी वही फ्यूचर्स की प्राइस होगी। ये सिर्फ अप्लीकेबल है एक्सपायरी पे। ठीक है, इसका मतलब 1700 में हमने खरीदा तो क्या हुआ, 1950 में बेचा, 1700 में खरीदा, आपको 250 का प्रॉफिट हो जाएगा। और फ्यूचर्स में आपको सिर्फ ये कैश में सेटलमेंट होके हाथ में कैश आ जाएगी, कहानी खत्म, ना कोई चीज इधर से उधर होगी। ये 3 ट्रांजैक्शन समझ में आए क्या जो आपने करे, और आपने क्या करा, हर ट्रांजैक्शन जो आपने ओपन करा था 0 पॉइंट पे वो आपने क्लोज करा है 6 महीने बाद। लोन लिया, चुका दिया, शेयर खरीदा, बेच दिया, आपने फ्यूचर्स बेचा, वापस खरीद के जो भी सेटलमेंट हुआ वो ले लिया। लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। ना 1700 आपको देना पड़ेगा, ना 1950 आपको उस दिन मिला था। सेटलमेंट होता है कैश में, फ्यूचर्स में। अब आप टोटल करो, अब आप टोटल करके देखो, 1700 प्लस 250 माइनस 1908, 42 रुपीज़। चलो 1700 ही क्यों, अब 2000 प्राइस अगर होती तो क्या होता देख लेते हैं। देखो, प्राइस मार्केट में कुछ भी हो, रीपेमेंट की अमाउंट नहीं बदलती। लोन तो लोन है सर, जो उतना देना था उतना देना है, तो 1908 ही आएगा वहाँ पे। अगर आप शेयर बेचोगे तो आपको 2000 मिलेंगे क्योंकि उस दिन मार्केट में प्राइस 2000 चल रही थी। लेकिन अगर आप फ्यूचर सेटल करोगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, आपको यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि आपने 1950 में बेचा और अब आप 2000 में खरीदोगे तो आपको यहाँ पे 42 रुपीज़ का, 40 नहीं सॉरी 50 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, अब आप टोटल कर लो, अब आप टोटल करोगे तो फिर भी 42 रुपीज़ पॉजिटिव आएंगे। 1908 और ये 1950, ये 50 रुपये गए, 1908 रुपये गए, तो 1958 गए, 2000 आए, 42 आए। यानी कि ध्यान देना, ये हो गया आपका आर्बिट्राज ट्रांजैक्शन। 0 पॉइंट पे क्या करना पड़ता है, 6 महीने बाद क्या करना पड़ता है। और मार्केट में उस दिन कुछ भी प्राइस रहे, जो स्पॉट की होगी एक्सपायरी पे वही फ्यूचर्स की होती है बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस इफेक्ट, और उसी वजह से हमारा प्रॉफिट फिक्स होता है। और ये प्रॉफिट आपका 42 का आपको 6 महीने बाद नहीं पता चला था सर, उसी दिन पता चल जाएगा था जिस दिन आपने ये ट्रांजैक्शन की शुरुआत करी थी। इट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मार्केट प्राइस एंड द थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। तो जो मिस प्राइसिंग थी आपने उसका फायदा उठाया और वही आपका प्रॉफिट है। कंफर्म था पहले दिन से, इसीलिए आपने ये सब ट्रांजैक्शन की, अदरवाइज आप करते ही नहीं। तो ये मत बोलना कि 6 महीने बाद प्रॉफिट का पता चलता है, नहीं सर, आपका पता पहले ही चल जाता है, मिलता प्रॉफिट 6 महीने बाद है। ठीक है,
आया क्या समझ में कैसे ट्रांजैक्शन किया? ये है सर आर्बिट्राज के ट्रांजैक्शन। तो दो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। शुरुआत कहाँ से होती है? जो भी मार्केट प्राइस फ्यूचर्स की दी होगी उसके अगेंस्ट में थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालो। ये कैसे निकालना है आपने सीखा। अब कंपेयर करो और फिर बताओ फ्यूचर्स ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। अगर ओवर वैल्यूड है तो आप फ्यूचर्स को बेचोगे, अंडर वैल्यूड होते तो फ्यूचर्स को खरीदते। अगर फ्यूचर्स में खरीदना आता तो स्पॉट में बेचना आ जाता और उस शेयर को बेच के आप इन्वेस्टमेंट करते, बोरो नहीं करते। ध्यान देना, एग्जैक्ट अपोजिट ट्रांजैक्शन होंगे सर। अगर आपका बाय डिसीजन आता फ्यूचर्स में तो आपका सेल आता स्पॉट मार्केट में और सेल करके इन्वेस्टमेंट आता बोरोइंग की जगह पे, एग्जैक्ट अपोजिट। और 6 महीने बाद आप तीनों को सेटल करते, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ मिल जाता तो इनफ्लो दिखाते, शेयर को बेचा था तो वापस खरीद लोगे। हाउएवर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 6 महीने तक शॉर्ट सेल पोजीशन ओपन रखना, बट आप थ्योरेटिकली मानो सेल किया था तो बाय कर लोगे स्टॉक को, और ये बाय किया था फ्यूचर्स तो सेल कर देना फ्यूचर्स को, कैश में सेटलमेंट आ जाएगा। जो भी पैसा हाथ में आ रहा है जा रहा है टोटल करो, वो आपका गेन ही आएगा सर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। 1908 आपको निकालना आया, इसके बाद आपको 42 निकालना आया ये प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ फिगर्स अलग है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सपोज करंट प्राइस जो इंडेक्स की चल रही है वो है 13,800 एंड यील्ड ऑन इंडेक्स इज 4.8% पर एनम। आप ध्यान देना, यील्ड लिखा है यहाँ पे। यील्ड आपका इंडेक्स पे यानी इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट किया जाता है 4.8% पर एनम। अब आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए सिर्फ एक काम करो, इतना जो पार्ट है आप ये इसे भूल जाओ, मान लो कि ये है ही नहीं, और 4.8% पूरा का पूरा यील्ड लगेगा 6 महीने के लिए। ये पर एनम नहीं है, 6 महीने का है ऐसा मान के चलो। आखिरी में मैं आपको सब समझा दूंगा कि क्यों ऐसा लिया। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ट्वेंटी ठीक है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। स्पॉट मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो है 13,800। और ये ध्यान देना, आप एक सेकंड देना ज़रा, सो ये है इंडेक्स, कोई शेयर वगैरह नहीं है। पिछले दोनों क्वेश्चन में स्टॉक था, यहाँ पे इंडेक्स है, और इसी पे इंडेक्स पे फ्यूचर्स मिल रहा है 14,340 का। ठीक है सर, 14,340 का 6 मंथ्स का फ्यूचर्स है, 6 महीने का यहाँ पे। ठीक है, यील्ड है 4.8%। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगर आपने स्पॉट मार्केट में ये वाले शेयर्स खरीदे जो भी इंडेक्स में इंक्लूड हो रहे होंगे तो आपको 13,800 पे 4.8%, 662.4, ठीक है, डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा रुक जाना, आखिरी में एक और चीज़ दी हुई है। Assuming that the risk-free rate of interest is 12%, show how Mr. X, an arbitrager, can earn an abnormal rate of return irrespective of the outcome after 6 months। यानी कि 6 महीने बाद में जो भी मार्केट में प्राइस होगी उसको इग्नोर करते हुए प्रॉफिट में कमा सकता हूँ, कुछ भी आ जाए प्राइस। अब आप अज्यूम कर सकते हो कि 6 महीने बाद में एक्चुअल में मार्केट 10,200 चला गया या 15,600 चला गया। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50% ऑफ द स्टॉक इंक्लूडेड इन द इंडेक्स शॉल पे डिविडेंड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। पूरा 13,800 पे डिविडेंड नहीं मिल रहा आपको, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है उसके सिर्फ 50% स्टॉक्स जो है वो डिविडेंड देने वाले। ठीक है, इसके सिर्फ 50%। तो आपको अगर डिविडेंड निकालना है, मान लो कि अगर आप स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन करते तो आप 13,800 के शेयर्स खरीदते, जो भी शेयर्स उस इंडेक्स में इंक्लूडेड है शेयर्स खरीदते, पूरे शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता क्या? नहीं सर, आपको जो डिविडेंड मिलता वो कुछ इस तरह से होता। ध्यान देना, 13,800 इंटू 50% इंटू 4.8%, 4.8 है क्या है, 4.8। अब आप कैलकुलेट करो, 13,800 का 50% होता है 6,900, और उस पे
4.8% पूरे 6 महीने के लिए मिलेगा, साल भर मत पकड़ना उसको। सो 3 मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि पर एनम नहीं दिया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो 331 रुपये 20 पैसे मुझे डिविडेंड मिलेगा, दैट्स माई इनफ्लो। पर आप समझो, ये सारे शेयर्स खरीदने के लिए इतना मुझे लोन उठाना पड़ेगा। आज लोन उठाऊंगा तो इंटरेस्ट चुकाऊंगा 6 महीने बाद। कितना इंटरेस्ट चुकाऊंगा सर? 13,800 पे 12% से 6 महीने के लिए अगर मैं लोन चुकाने लग गया, मतलब मैंने चुकाया 12% का रेट था ना, तो 13,800 इंटू 6%, सही है 828 रुपये, और तो कुछ नहीं है ना रेट, राइट। तो 828 रुपये मेरी कॉस्ट पड़ जाएगी, ठीक है। और प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उस दिन प्रिंसिपल का रीपेमेंट करने जाओगे तो 13,800 वापस देना पड़ेगा। तो आप नोटिस करना, ये आपके लिए कैश आउटफ्लो, ये आपके लिए कैश आउटफ्लो, ये आपके लिए कैश इनफ्लो है, ठीक है। तो उस दिन आपके लिए थेरोटिकली स्पीकिंग वो सारे शेयर्स कितनी कॉस्ट की पड़ेंगे? 13,800 प्लस 828 माइनस 331.20, 14,296.80। और ये सब तामझाम ना करते हुए सिर्फ आप अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लेते आज की डेट में, तो 6 महीने बाद उतने ही शेयर्स आपको 14,340 में गिरते। तो आप बताओ, फ़ायदे में रहते आप फ्यूचर्स में एंटर करके या नहीं रहते सर, क्योंकि ये वाला तामझाम करके हमें उतने ही शेयर 14,296.80 के पड़ते स्पॉट मार्केट में, तो फ्यूचर्स में उसकी प्राइस 14,340 थोड़ी ज़्यादा है। दिस इज़ द थेरोटिकल प्राइस, दिस इज़ द एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स। एक्चुअल मार्केट प्राइस, दिस इज़ द थेरोटिकल मार्केट प्राइस। यानी कि मैं अगर ट्रांजैक्शन करूं, इन दो के बेसिस में मैं गेन निकालने जाऊं आर्बिट्राज का, तो मैंने ट्रांजैक्शन इस तरह से करना है कि जो ज़्यादा अमाउंट है वो मुझे मिलनी चाहिए, और जो कम अमाउंट है वो मेरी जानी चाहिए। और एक्शन बहुत सिंपल है सर। आपने थेरोटिकल मार्केट प्राइस निकाला, अब आप ये थेरोटिकल मार्केट प्राइस होती क्या है कि ये पर्पस अचीव करने के लिए स्पॉट में क्या ट्रांजैक्शन लेना पड़ता है, और 6 महीने बाद यानी कि एक्सपायरी पे क्या कैश फ्लो होगी, तो इतना पैसा जा रहा है। सो दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, this should be the maximum price in derivatives for the futures, but it is not. So we will start our arbitrage, क्योंकि हमें पता चल गया एक्चुअल मार्केट प्राइस और थेरोटिकल मार्केट प्राइस सेम नहीं है, तो आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है। पहला स्टेप, एक्चुअल मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन थेरोटिकल मार्केट प्राइस। दूसरा स्टेप्स तो हम बोलेंगे फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड। तीसरा स्टेप, देयरफॉर महंगी चीज़ है तो हम सेल करेंगे फ्यूचर्स को। और आप यहाँ से सीक्वेंस ऐसा जाएगा, एक्शन ऐसा लोगे, ठीक है। देखो टाइम t0 पे आप क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपने बोला आप सेल करोगे फ्यूचर्स। आर्बिट्रेजर का काम मतलब पता है आपको क्या है? अगर एक मार्केट में मैं बेच रहा हूँ तो दूसरे मार्केट में मैं खरीदता हूँ, तो मैं स्पॉट मार्केट में खरीदूंगा, बाय स्पॉट। बाय स्पॉट मतलब बाय इंडेक्स इन द स्पॉट मार्केट। भाई लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, इंडेक्स खरीदने के लिए 13,800 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास है क्या पैसे? नहीं है सर। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बोरो करोगे। कहाँ? स्पॉट मार्केट में ही। 13,800 रुपये स्पॉट मार्केट में बोरो करो 6 महीने के लिए। फिर अब आपने ये ट्रांजेक्शन जो डिसीजन लिया वो इस तरह से लिया, और जो एक्शन लिया वो इस तरह से लिया। सो पहले बोरो करोगे 13,800, फिर आप बाय कर लेना स्पॉट में इंडेक्स को। इंडेक्स बाय करना यानी शेयर्स बाय करना जितने भी इंडेक्स के अंदर है। इंडेक्स ऐसे मिलता नहीं है। 13,800 तो पैसे चले गए, और सेल कर दो फ्यूचर्स को। 6 महीने बाद इन्हीं सबको सेटलमेंट में डालना है हमें। ध्यान देना 6 महीने बाद क्या होने वाला है। टी इज इक्वल टू 6 मंथ्स। जो बोरो किया था वो तो रीपे करना ही पड़ेगा, और उसमें कोई वो नहीं है रीपेमेंट। कितना सर? 13,800 पे 6%, 6 महीने के लिए। साल भर का रेट है आपका 12% का, तो आप दोगे कितना? 14,628, 628, 14,628। और आप ध्यान देना 6 महीने बाद वो बोल रहा है कि आप स्पॉट में इंडेक्स की प्राइस 10,200 ले लो या 15,600 ले लो। दोनों केस में हम दिखाएंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस दिन मार्केट प्राइस क्या है। दोनों केस में
हमारा आउटफ्लो रीपेमेंट का सेम है। रीपेमेंट में बैंक को कोई लेन देन नहीं है कि स्पॉट मार्केट में क्या प्राइस है, तुमने हमसे लोन लिया, इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो, ये लो सर, कर दिया वापस, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये हमारी पहली पोजीशन हो गई क्लोज। अब हम दूसरी पोजीशन क्लोज करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें मिलेगा डिविडेंड, तो पहले डिविडेंड तो उठा लो। डिविडेंड रिसीव्ड, कितना डिविडेंड मिलेगा सर? 331.20। ये कैसे कैलकुलेट हुआ समझाना, ऊपर में लिखा है मैंने, यहाँ पे आप एग्जाम में कैलकुलेशन करके दिखाओगे। तो डिविडेंड ले लो 331.20 का। उसके बाद में जो इंडेक्स के शेयर्स आपने खरीदे थे उसे बेच दो स्पॉट मार्केट में, सेल इंडेक्स लिखूंगा मैं। तो आप बेचोगे तो आपको 10,200 मिलेंगे, यहाँ बेचोगे तो आपको 15,600 मिलेगा, ठीक है। और आपने फ्यूचर्स बेचे थे, क्या रेट पे बेचा था सर आपने, देख लो, जो भी एक्चुअल मार्केट में प्राइस थी 14,340 की, तो आपने 14,340 में बेचने का वादा किया था। तो अब आप क्या करोगे, सेटल करोगे फ्यूचर्स को। कैसे सेटल करोगे? जो भी अभी प्राइस है उस पर खरीद के। अब आप ध्यान देना, 6 महीने बाद स्पॉट मार्केट में, यहाँ लिखता हूँ, 6 महीने बाद स्पॉट मार्केट की जो इंडेक्स की प्राइस है वो अगर 10,200 है, तो एक्सपायरी पे कन्वर्जेंस की वजह से फ्यूचर्स की भी प्राइस 10,200 हो जाएगी। अगर वो 15,600 है तो एक्सपायरी की वजह से वो भी फ्यूचर्स भी 15,600 हो जाएगी। यानी एक्सपायरी पे स्पॉट और फ्यूचर्स की प्राइस सेम होती है सर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हमने कितने में बेचा था फ्यूचर्स? 14,340 का बेचा था, और अब आप खरीदोगे 10,200 का। इस केस में 14,340 का बेचा था और 15,600 में खरीदा, तो एक जगह प्रॉफिट एक जगह नुकसान हो रहा है। मतलब ये तो दो ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, 14,340 माइनस 10,200, तो 4,140 का यहाँ आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मार्केट में स्पॉट में प्राइस अगर 15,600 रही तब थोड़ा नुकसान हो जाएगा आपको, दैट्स 1,260, ठीक है। अब ध्यान देना आउटफ्लो और इनफ्लो पे, सारे ट्रांजैक्शन हो चुके, कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको तो देखो जो हमने नहीं लिया। रीपेमेंट जब आप करोगे तो आपका ये पैसा जा रहा है, रीपेमेंट में पैसा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जब आपको डिविडेंड मिल रहा है तो पैसा आ रहा है, आपने इंडेक्स के शेयर सारे बेच दिए तो पैसा आ रहा है, और सेटलमेंट देखो फ्यूचर्स का, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो पैसा आ रहा है, यहाँ आपको नुकसान हो रहा है तो पैसा जा रहा है। अब आप एडलेस कर लो, सारा का सारा टोटल कर लो। ये जब टोटल करोगे तो आपको एक सरप्राइजिंग फिगर समझ आएगी, जिसे हम कहेंगे आर्बिट्राज गेन। लॉस नहीं आता सर, यहाँ पे लॉस आ ही नहीं सकता। यहाँ पे करो टोटल, जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ वो हमने दिखाया। तो 4,140 प्लस 10,200 प्लस 331.20 माइनस 14,628, सो दैट्स कितने रुपए का फ़ायदा? 23 रुपये 20 पैसे। चलो इधर देख लेते हैं, 15,600 331.20 माइनस 14,628 माइनस 1,260, यहाँ पे भी 43 रुपीज़ 20। मेरे को एक बार चेक करने दो, कहीं गड़बड़ हुई है। 15,600 प्लस 331.20 1,260 माइनस 14,628, ये 43 आ रहा है। 10,200 प्लस 4,140 प्लस 331.20 माइनस 14,628, ये भी 43.2 आ रहा है। तो कहीं गलत हुआ होगा कैलकुलेशन में। बाकी आप नोटिस करो, उस दिन स्पॉट में जो भी प्राइस होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्बिट्राज गेन सेम ही आएगा, कोई भी प्राइस हो 43.20। और ये कोई 6 महीने बाद हमें नहीं पता चला, ये हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया था। इट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मार्केट प्राइस एंड थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। यहाँ पे देखो 40 रुपये ज़्यादा है, यहाँ पे 3 रुपये 20 पैसे ज़्यादा होगा। ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आर्बिट्राज गेन होना है। तो आपको समझ में आया कैसे आर्बिट्राज करते हैं सर। सबसे पहली स्टेप क्या है, एक्चुअल मार्केट प्राइस दी होगी तो थ्योरेटिकल निकालो, फिर कंपेयर कर लो, फिर देखो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है तो हम बेच देंगे फ्यूचर्स को। अगर फ्यूचर्स बेचा है, यानी आर्बिट्रेजर का काम क्या होता है, एक मार्केट में बेचना दूसरे में खरीदना। अगर कहाँ बेचना है ये डिसाइड हो गया तो खरीदने का भी मार्केट डिसाइड कर लो।
तो हमने यहाँ से शुरू करा, सेल फ्यूचर्स वाज द फर्स्ट डिसीजन। देन सेकंड डिसीजन हुआ कि चलो फ्यूचर्स में बेच रहे हैं तो स्पॉट में खरीद लेते हैं, और उसके लिए जो पैसा लगेगा वो बोरो कर लेते हैं। तो बोरो, बाय एंड सेल, ये ऐसा एक्शन लिया और इसी को सेटल करा बाद में 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद जो जो कैश फ्लोज होने थे वो ले लिए, तीनों को सेटल करा, प्लस डिविडेंड जो मिलना था वो भी ले लिया। तो देखो आर्बिट्राज गेन आपका सेम आया, और गेन ही आएगा, लॉस नहीं आ सकता आपका। ठीक है, और ये सारी कहानी तभी लिखी जा सकती है जब एक्चुअल मार्केट प्राइस और थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस मैच नहीं करते। ठीक है सर। अगर आपको रूल बनाना है, अब इस लॉजिक से रूल बनाना है, तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे, देखो 2 चीज़ें। मैं एक बार का लिख के दे देता हूँ। पहले तो चेक करो कि क्या एक्चुअल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है। अगर है तो आप बोलोगे आर्बिट्राज इज नॉट पॉसिबल। बट अगर नहीं है तो कम हो ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं है तो आर्बिट्राज पॉसिबल है। अगर आर्बिट्राज पॉसिबल है तो फिर अब ओपन होगी 2 और पोजीशंस। सिचुएशन हमारी 2 और निकल के आती है यहाँ पे, देखना। अब सबसे पहले देखो, क्या एक्चुअल मार्केट प्राइस ज़्यादा है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से? या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी, क्योंकि बाकी तो कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि फॉरवर्ड या फ्यूचर्स ओवर वैल्यूड है। चलो मैं ये सब नहीं लिखता, सीधा सीधा सिंपल चलता हूँ। आप बोलोगे ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, और इस केस में आप बोलोगे अंडर वैल्यूड है, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्चुअल में कम है थ्योरेटिकल से। चलो पहले ओवर वैल्यूड वाली साइड देखते हैं, क्योंकि 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन आपको इसी के आने वाले। ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, वो दूसरी वाली पोजीशन प्रैक्टिकल नहीं है। ओवर वैल्यूड है तो आप क्या करोगे, सेल करोगे फ्यूचर्स को। और यहाँ पे याद आ जाना चाहिए कि आर्बिट्रेजर का काम क्या होता है, एक मार्केट में बेचना, एक मार्केट में खरीदना। अगर बेचने वाली मार्केट डिसाइड हो गई है, ठीक है, तो बाय करोगे स्पॉट मार्केट में। और कुछ भी स्पॉट मार्केट में खरीदना है तो उसके लिए लगते हैं पैसे, जो कि आपको बोरो करना पड़ेगा स्पॉट मार्केट में। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन स्पॉट मार्केट में ही होगा। ठीक है, ये सारा ट्रांजैक्शन होगा टाइम 0 पे। ये 3 चीज़ें करोगे, और उसके बाद थोड़ा ध्यान देना, इन्हीं 3 को बाद में आप सेटल करोगे टी एट एक्सपायरी। अब मैं मंथ वगैरह तो लिख नहीं सकता, कि एक्सपायरी जो भी होगी, ठीक है, या सेटलमेंट डेट क्लोज कर दो। पर्पस क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल बताता हूँ, क्लोज ऑल द ओपन पोजीशंस, बस ये पर्पस होना चाहिए। तो आप क्लोज करने के लिए क्या करोगे, बोरो किया था तो उसको रीपेमेंट करोगे, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग दिखा दो। ठीक है, डिविडेंड अगर है तो ले लो, डिविडेंड इफ एनी। और ये देखो अगर सही से लिखा जाए तो डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड इफ एनी लिख देता हूँ। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा है ब्रैकेट में इफ एनी, फिर कर दो सेल स्टॉक और इंडेक्स, जो भी आपने खरीदा है वो बेच दो एट स्पॉट, और सेटल फ्यूचर्स, यानी कि यहाँ पे अब आप बाय करोगे फ्यूचर्स को और सेटल कर लोगे। ठीक है, ये समझा। क्यों बाय करोगे सर, आपने पहले बेचा था फ्यूचर्स तो अब आप खरीदोगे, बोरो किया था तो रीपेमेंट है, बाय किया तो सेल कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान देना, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग आपका कैश आउटफ्लो है, डिविडेंड रिसीव करना कैश इनफ्लो है, सेल करना स्टॉक को कैश इनफ्लो है। ये भी आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, या कुछ भी आ सकता है, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। प्रॉफिट हुआ तो इनफ्लो, नहीं तो ये आएगा गेन। हमेशा गेन आएगा ये सर, ये नुकसान नहीं आ सकता। तो ये आपकी पोजीशन, अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है तो अब से यही फॉलो करना। दूसरी साइड दिखा देता हूँ, इनकेस कभी पूछी गई आपको तो आपको आना चाहिए। हमारे एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा अभी फ़िलहाल तो। अब टाइम T0 पे क्या करेंगे,
अगर अंडर वैल्यूड है यानी कि फ्यूचर्स में सस्ता मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बाय फ्यूचर्स। एक मार्केट डिसाइड होगा जहाँ पे खरीदना है तो बेचेंगे कहाँ पे, सेल स्पॉट। और अगर स्पॉट मार्केट में शेयर्स को बेच दिया तो पैसा आया उसका क्या करेंगे, इन्वेस्ट स्पॉट मार्केट में। सही लिखा है, ठीक है सर। ये ऊपर ले लेता हूँ और ये थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, उसके हिसाब से मैच कर जाएगा। बस उसके बाद करना क्या है, सेटल करना है 6 महीने बाद में। सो टी एट एक्सपायरी आप क्या करोगे, सेम चीज़, जितने भी पोजीशंस आपकी ओपन रखी है वो आप क्लोज कर दो, क्लोज ऑल दी ओपन पोजीशंस, कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। तो आप ध्यान देना, पहली पोजीशन इन्वेस्ट करा था ना पैसा, इन्वेस्ट एट स्पॉट, तो आप पैसा वापस ले लो, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड कहते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद आपने स्टॉक को बेचा था, उसे क्लोज कर दो पोजीशन, बाय एट स्पॉट, बाय द स्टॉक और इंडेक्स एट स्पॉट, आप ऐसा लिख लो। ठीक है, तो बाय सेल स्पॉट को बाय स्पॉट से क्लोज कर दिया, बाय फ्यूचर्स था, आप क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल सिंपल सेटल करोगे फ्यूचर्स को। अच्छा, पे डिविडेंड लाइबिलिटी आती है पता है ना शॉर्ट सेलिंग में, इफ एनी, एंड सेटल फ्यूचर्स, आपने खरीदा था, आप शॉर्ट जाओगे या बेचोगे, ठीक है। अब इसमें देखो आउटफ्लो इनफ्लो क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स मिलेगी तो ये आपका इनफ्लो है, स्टॉक खरीदोगे ये आपका आउटफ्लो है, अगर डिविडेंड आया तो आपका आउटफ्लो आएगा, और इस केस में कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आ सकता है कुछ भी, नेट में जाके गेन ही आएगा सर। बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं आर्बिट्राज में, आर्बिट्राज विथ फ्यूचर्स में। कितना आसान है देखो, ये चीज़ें फॉलो करनी है। आया क्या समझ में? ठीक है सर, ट्रांजैक्शन एक 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 करके और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी जब क्वेश्चंस और करते जाएंगे। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन को समझाने दो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है जो हम भूल गए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में पंगे हैं, वो मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने बोला कि इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालो, रिस्क फ्री रेट भी निकालने बोला इन्होंने। पहले तो ध्यान देना, आपने 12% का इस्तेमाल करके, इधर ध्यान दो, ये देखो ये वो क्वेश्चन है, ये 12% का इस्तेमाल करके आपने थेरोटिकल प्राइस निकाल ली। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो ये प्राइस तो आपकी एक्चुअल मार्केट प्राइस से मैच नहीं कर रही फ्यूचर्स के, अगर फ्यूचर्स की प्राइस 14,340 होती तो आपके फॉर्मूले में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, इम्प्लाइड रेट। तो आपको इस फिगर की जगह एक्चुअल प्राइस रखनी है और रिवर्स कैलकुलेशन से इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, बस और कुछ भी नहीं, यही फॉर्मूला है आपका। देखो जो सेकंड पार्ट है, इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट, एफ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था सर आपका, स्पॉट रेट इन ब्रैकेट 1 प्लस आर माइनस वाई इंटू टी, ठीक है, टाइम। तो इसी फॉर्मूले से आपने उस टाइम पे थेरोटिकल प्राइस निकाली थी। अब अगर एक्चुअल प्राइस में इसमें रख दूँ 14,340, 13,800 मेरी स्पॉट प्राइस है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है, ठीक है। ईल्ड, अच्छा ईल्ड को तो इन्होंने ऐसा लिया ना 50 पूरा ही लिया है और फिर टाइम के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं करा है, यही तो गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में। ठीक है चलो मैं उसको थोड़ा सा फॉर्मूले को घुमाता हूँ, बाकी है ही मतलब वही, स्पॉट प्राइस फिर स्पॉट इंटू रेट इंटू टाइम, ये हो गया आपका इंटरेस्ट, प्लस स्पॉट इंटू ईल्ड, ये हो गया आपका डिविडेंड। ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 13,800 तो ले लो जैसा दिया हुआ है वैसा, प्लस 13,800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू आपका 6/12, सही लिखा है मैंने, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम निकालना है,
प्लस 13,800 में डिविडेंड 50% शेयर्स पे ही मिल रहा है और वो भी 4.8% का। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करो और रिवर्स कैलकुलेशन से आपके आंसर आ जाएंगे। 14,340, 13,800 प्लस ये हो गया 6,900 आर प्लस 331.21। ठीक है, अब ये जितनी भी फिगर्स है वो सब इधर लेके जाता हूँ, तो आंसर आएगा आपका आर का, जस्ट अ सेकेंड, 13,800। अच्छा, डिविडेंड को तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, हम डिविडेंड को ऐड थोड़ी करेंगे, डिविडेंड तो कैश इनफ्लो है, डिविडेंड माइनस होता है। तो 13,800 माइनस 331.20, 13,468.8, जो 14,340 में से माइनस हो जाएगा तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। 6,900 आर इज इक्वल टू 871.20 एंड आर इज इक्वल टू 12.63%। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करा गया है एक्चुअल मार्केट प्राइस में वो है 12.63%, जबकि आप नोटिस करना 12% से वो आंसर आया था थेरोटिकल, और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 12.63 लेते तो एग्जैक्ट थेरोटिकल प्राइस भी आपकी इससे मैच कर जाती, जो कि है एक्चुअल प्राइस। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है, सिंपल। ठीक है, 12.63%, उसी फॉर्मूले में वापस से वैल्यूज़ रखनी है, 12.63% आ जाएगा यहाँ पे, ये देख लो। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इन्होंने एक गड़बड़ करी है आंसर में, नेट गेन को 871 बताया है, ऐसा नहीं है सर, 871 नहीं आएगा। आप मुझको बोलोगे सर आपने तो 43 रुपीज़ या कुछ तो गेन निकाल के दे दिया था, 43 रुपीज़ 20 पैसा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कंसिडर करा देखो, अभी आपको आइडिया आ जाएगा। इन्होंने शॉर्ट पोजीशन से जो प्रॉफिट हुआ था 4,140 का वो लिया, कैश में जो डिविडेंड मिला था वो 3,331 का वो लिया, और लॉस ऑन सेल ऑफ पोर्टफोलियो ले लिया 3,600। लेकिन आप ध्यान देना, आपका जो इंटरेस्ट लगा पैसा बोरो करने का वो नहीं लिया इन्होंने, वो इंटरेस्ट सर इस रीपेमेंट में इंक्लूडेड है, और वो इंटरेस्ट की अमाउंट और कुछ नहीं, 828 रुपये। आप एक काम करके देखो, वो 828 रुपये जो जा रहा है इंटरेस्ट के तौर पे वो इसमें से माइनस कर दो, एग्जैक्ट 43.20 ही बचेगा। तो आपको क्या लगता है 828 रुपये क्यों माइनस नहीं करा गया यहाँ पे? करना चाहिए सर, आपने बोरो किया है पैसा तो आपको करना पड़ेगा उतना, आप नहीं बोरो किया ये मान ही नहीं सकते, तो बोरोइंग रेट क्या काम की? ये देखो, ये कॉस्ट तो लगी रही ना, ये कॉस्ट है क्या हमारी 828 रुपये की। तो ये जो गेन कैलकुलेट किया ये थोड़ा सा गलत है, आपका 43.20 आना चाहिए था, और करना कुछ नहीं है इसमें से, सिर्फ 828 माइनस कर दो यहाँ से, और यहाँ पे नीचे में लिख दो कि हाँ ठीक है इंटरेस्ट कॉस्ट है वो, जो हमने यहाँ लिखना भूल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, अगर गलती से आप उसको पर एनम पकड़ते ना जो यील्ड दिया है, तो आप उसको कन्वर्ट करते और आपका जो आंसर है ना वो मैच नहीं करता, और आपके आंसर में अगर वो पर एनम होता, देखो मैं बताता हूँ, तो आपका जो ये अमाउंट है ना 331.20 का, वो भी और आधा हो जाता 6/12 से, होना चाहिए वैसे। आप देखो 13,800 पे 4.8% अगर डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 महीने का ही है, तो हम भी 6 महीने का यील्ड लेंगे, और इसके बाद वो बोल रहा है कि पूरे 13,800 पे नहीं मिल रहा, 13,800 के सिर्फ 50% स्टॉक पे 4.8% का डिविडेंड मिल रहा है। तो इन सब का आंसर पता है 331.20 डिवाइडेड बाई 2, 165.6 आता, बट यहाँ लिया कितना गया है 331। तो यानी दो चीज़ें हैं, या तो 331 गलत है तो पूरा आंसर गलत है, और या तो आप ये अगर सही मान रहे हो तो 4.8% को एटलीस्ट, ध्यान देना, 4.8% जो आपने लिया उसको तो भी एटलीस्ट पर एनम मत लिखो, तो या तो वो पर एनम हटा दो, या तो ये आखिरी स्टेटमेंट हटा दो 50% स्टॉक इंडेक्स का, क्योंकि फॉर्चुनेटली वो भी आधा 6 महीने का है तो आधा होएगा, ये भी आधा ही हटाओगे यहाँ से, तो या तो वो हटा दो, या तो ये हटा दो, या तो आंसर बदल दो, फिर आंसर में 165.6 ले लो और पूरा आंसर बदल जाएगा। 3 ऑप्शन है आपके पास में, ध्यान देना कौन कौन से ऑप्शन है, अगर आपको क्वेश्चन को ठीक करना है तो ग्रामेटिकली, बाकी एग्जाम में तो जो सही है वही करना भाई। सबसे पहला ऑप्शन
इग्नोर पर एनम इन फ्रंट ऑफ 4.8%, उसको इग्नोर कर दो और 6 महीने का पूरा है मान के चलो। दूसरा, इग्नोर लास्ट स्टेटमेंट ऑफ 50% इंडेक्स विल पे डिविडेंड। और चेंज आंसर एंड टेक डिविडेंड ऑफ 165.60। फिर तो पूरा ही आंसर बदल जाएगा। तो एग्ज़ाम में तो जो क्वेश्चन आएगा उसी के हिसाब से करना सर, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी गलती होती है इंस्टीट्यूट से, बाकी कॉन्सेप्ट सही है इसमें, वो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान देना। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 23, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें भी पंगा है, अब समझा दूंगा। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इफ PQR कोट्स 220 ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसने फ्यूचर्स तो बोला नहीं, तो ये हो गई स्पॉट प्राइस। 3 महीने का फ्यूचर्स है वो 230 का मिल रहा है, यह है एक्चुअल मार्केट प्राइस। ठीक है, 1 महीने का बोरोविंग रेट है आपका 15% पर एनम, हमें पर एनम तो चाहिए ही नहीं, 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे। और एनुअल डिविडेंड आपका 25% मिल रहा है, कहीं पे भी यील्ड नहीं लिखा है, हम इसे रेट मानेंगे जो कि फेस वैल्यू पे लगेगा 2.50 आंसर आएगा। और वो पूरा लेना है सर, 3 महीने 6 महीने में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ये यील्ड नहीं है, रेट है। ठीक है, और क्या एग्जामिन करने बोला, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, कितना आसान है। देखो थ्योरेटिकल प्राइस हम निकालने जाते हैं, स्पॉट प्लस कॉस्ट टू कैरी माइनस डिविडेंड, बहुत सिंपल। या फिर आप F इज इक्वल टू एस इन ब्रैकेट 1 प्लस R माइनस वाई, R माइनस वाई भी तो नहीं ले सकते, यहाँ पे यील्ड तो है ही नहीं, तो सबसे बेस्ट है आप यही लो, स्पॉट प्राइस इन ब्रैकेट 1 प्लस R माइनस डिविडेंड। ध्यान देना, स्पॉट प्राइस आपकी कितनी सर, 220। अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लोगे, बहुत सिंपल सर, 15% अगर आपका साल भर का है तो 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कर लो, क्योंकि 3 महीने का फ्यूचर्स चाहिए, वो आता है 3.75%। गलत क्या है ये बताऊंगा। और डिविडेंड निकाल लो, बहुत सिंपल, 10 पे 25% यानी 2.5 रुपये। अब आप इसको सॉल्व करो, ये 0.375 नहीं 0.0375 होना चाहिए, -2.5, तो आंसर आता है 225 रुपये 75 पैसे। सही लिखा है। अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, क्या है बात को। क्वेश्चन में ये 1 month बोरोविंग दिया है, यानी कि मंथली कंपाउंडिंग होगी, इसका मतलब ये होता है। अब अगर ये मंथली कंपाउंडिंग होगी तो फॉर्मूला वो नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए था R/n⁴ तो थोड़ा सा वेरिएशन आता पैसे का, 225.84 और समथिंग आता, बट पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्यों नहीं लिया, सिंपल रखा है। या तो आप वो 1 month मत लिखो, क्योंकि 1 month का रेट 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना वो भी थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन 3 महीने की कंपाउंडिंग तो लो। फिर वो क्वेश्चन कैसा होगा मैं ये बता देता हूँ, ध्यान देना। S इन ब्रैकेट 1 प्लस R/n⁴ आपने देखा पहला ही क्वेश्चन आपका कंपाउंडिंग का था थ्योरेटिकल रेट में, माइनस डिविडेंड। अगर आप ऐसा लेते तो 200 रुपये, 200 भी नहीं 220 1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 12 बार कंपाउंडिंग हो रही है। फिर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग साल भर में 12 बार हो रही है, और आपको लेना सिर्फ 3 महीने, तो 3/12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 माइनस 2.5 रुपये। अब इसका सोल्यूशन निकालो, वही फिगर आती। चलो ठीक है, आ गया जैसा आ गया। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में जो सही है वही करना, जो सही क्या है, सही तो एग्जैक्ट वही है। अब आप ये भी लिखा लोगे तो इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0.75 0.84 का फ़र्क आ रहा है, सिर्फ 10 पैसे का। अब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है, बहुत सिंपल है सर। एक्चुअल मार्केट प्राइस आपकी कितनी है, 230 है, और थ्योरेटिकल है 225। एक्चुअल मार्केट प्राइस देखो, यहाँ पे आ जाओ, अपने वाले टेबल पे आ जाओ, ये सही है। बताओ सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन से स्टेज में आ रहा है, यहाँ पे फंस रहा है क्या, नहीं ना, यहाँ फंस रहा है। इसके बाद यहाँ फंस रहा है कि यहाँ फंस रहा है, एक्चुअल मार्केट प्राइस ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो यहाँ आया। इसका मतलब फ्यूचर्स ओवर वैल्यूड है, तो हम फ्यूचर्स को आज बेचेंगे। अगर फ्यूचर्स में बेचना डिसाइड हो गया तो दूसरे मार्केट में खरीदेंगे, और उसको खरीदने के लिए लगेगा लोन, तो हम लेंगे बोरोइंग। अब इसी को हम 3 महीने बाद सेटल करेंगे, जो भी मार्केट में प्राइस होगी, ये सारे ट्रांजैक्शन करके।
ध्यान देना है बहुत ही एक चीज़ को, आपका इनकम फिक्स है सर, 225 रुपये 75 पैसे और 230 रुपये के बीच में जो 4 रुपये 25 पैसे आपको मिल रहा है, बस वो, बाकी कहानी ख़त्म। अब आप उस दिन कोई भी स्टॉक की प्राइस ले लो एक्सपायरी पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 रुपये 25 पैसे से ज़्यादा गेन आएगा ही नहीं आपका। तो ये हो गई सर आर्बिट्राज का ट्रांजैक्शन। चलो ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान था, ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब आएगा मज़ा क्वेश्चन नंबर 24 में। देखो सर क्वेश्चन नंबर 24 अब सेम, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नया है नहीं, सारी चीज़ें हम एक बार देख चुके हैं, तो ऊपर ऊपर से ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। NSE 50 इंडेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड विद अ रूपी वैल्यू बिंग 100 पर इंडेक्स पॉइंट। ये एक तरह से लॉट साइज हो गया आपका, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर पॉइंट को, यानी कि एक तरह से लॉट साइज भी नहीं, आप अगर उसको ऐसा बोलोगे तो देखो हर पॉइंट के लिए 100 रुपये की कीमत होती है, ऐसा मान के चलो। तो 1195 पॉइंट अगर है ना 1195, तो एक्चुअल में रुपए में कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सारा कैलकुलेशन कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 सितंबर को इंडेक्स क्लोज्ड एट 1195 एंड दिसंबर के जो फ्यूचर उस दिन ट्रेड हो रहे थे 15 दिसंबर के लिए, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद, वो थे 1225 का। हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स, यील्ड दिया है 3% है, पर एनम है, तो कन्वर्ट करेंगे ज़रूर, यील्ड है। क्या कन्वर्ट नहीं करते सर, अगर आप रेट दिया होता तो नहीं करते, और अमाउंट में दिया होता डिविडेंड तो नहीं करते। एंड द बोरोइंग रेट वॉज 9.5% पर एनम। अच्छा ये देखो, स्पॉट फ्यूचर्स यहाँ पे 1195 है, ठीक है, और फ्यूचर्स मिल रहा है 1225 का 3 महीने बाद का, 3 महीने के लिए, जो दिसंबर का फ्यूचर्स कहेंगे हम उसे। ठीक है, अब ये तो हो गई एक्चुअल मार्केट प्राइस, हमें डिविडेंड मिलता और हमें इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ती। डिविडेंड इनफ्लो है, इंटरेस्ट कॉस्ट आउटफ्लो है, और प्रिंसिपल भी जो जाएगा वो होगा आपका आउटफ्लो, वापस देना पड़ेगा ना। तो ये जो नेट होगा ये क्या कहलाएगा, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। प्रिंसिपल तो 1195 रहेगा, डिविडेंड निकालो, डिविडेंड कितना है आपका 3% पर एनम बोल रहा है, और हमें सिर्फ 3 महीने के लिए निकालना। ध्यान देना टाइमिंग क्या है, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और 15 दिसंबर, तो 3 महीने की बात है। ठीक है सर, कहीं पे भी 365 डेज लेने बोला है कि हाँ लेने बोला है, तो हमें अब डेज देखना पड़ेगा, मंथ्स नहीं चलेंगे। तो ध्यान देना ये जो सितंबर से लेके अक्टूबर तक है उसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन, यहाँ 31 डेज और यहाँ 30 डेज, तो 91 डेज हो रहे हैं टोटल। अब आप निकालो 1195 पे 3% इंटू 91/365, कन्वर्ट कर लिया आपने 91 डेज में। 1195 इंटू 3% इंटू 91 डिवाइडेड बाई 365, सो ये कुछ 8 रुपये 94 पैसा आता है। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, 3% इंटू 91 डिवाइडेड बाई 365, सो 8.9379 ऐसा कुछ तो आता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आप लोगे तो वो है 9.5% पर एनम, तो इसको भी ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे, 1195 इंटू 9.5% इंटू 91/365, ये तो चुकाना पड़ेगा। सो ये आती है कुछ 28 रुपीज़ 30 पैसा। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो आपका फ्यूचर्स का प्राइस कैसे निकलेगा सर, स्पॉट इन ब्रैकेट 1 + R - YT, सही है, ये रहा 1195 आपने यहाँ रखा। ठीक है, 1 + 0.095 - 0.03 इंटू 91/365, सिर्फ इतने टाइम के लिए चाहिए हमें। ठीक है, और इन सबको बाद में 100 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है कि ये तो सिर्फ पॉइंट्स है, रुपीज़ में नहीं है ना। तो देखो तो आंसर आता है 121437 ले लो। ये है आपके फ्यूचर्स की प्राइस सर।
121437, 121437, और एक्चुअल में जो बिक रहा है वो है 122500, 1,22,500 में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और एक्चुअल में जो थेरोटिकली होनी चाहिए वो है 1,21,000, और एक्चुअल मार्केट में वो है 1,22,000, तो ये ओवर प्राइस्ड हो गया ना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन वेदर इट इज़ ओवर प्राइस्ड। यस सर, ओवर प्राइस्ड है, यानी कि ओवर वैल्यूड है। ठीक है, हमने बोल दिया ओवर वैल्यूड है। फिर आर्बिट्राज ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे ये बताना है आपको। तो बहुत सिंपल है सर, आर्बिट्राज ट्रांजेक्शन क्या होने, हमने वापस उसी टेबल में जाना है जो हमने बनाया था कि ये आता है यहाँ पे कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो आर्बिट्राज पॉसिबल है, पॉसिबल है तो एक्चुअल मार्केट प्राइस ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड है तो फ्यूचर्स में सेल करेंगे, स्टॉक में स्पॉट मार्केट में बाय करेंगे और बोरो करेंगे और उसी को सेटल करेंगे। डिविडेंड विविडेंड लेंगे, यहाँ पे रीपेमेंट करेंगे बोरोइंग का, डिविडेंड रिसीव करेंगे, क्वेश्चन में दिया है, सेल कर देंगे स्टॉक को और सेटल करेंगे फ्यूचर्स को, तो प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट आएगा, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, इसके बीच का और 1,22,500 के बीच का डिफरेंस, ये देखो, सेल बोरो बाय, सिंपल। ठीक है, अब आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन करो, जो भी ट्रांजैक्शन करना है सारा का सारा सेटल करोगे। देखो रीपेमेंट आ गया, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट आ गया, उन्होंने कैंसिल लिखा है, एक्चुअल में कैंसिल नहीं, सेटलमेंट करो उसका। जो खरीदा था वहाँ स्पॉट मार्केट में वो बेच दिया, डिविडेंड भी मिल गया, गेन देखो 1063.44 का आ रहा है, और ये कोई नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है सर, दिस माइनस 1,22,500 जो एक्चुअल प्राइस और थेरोटिकल प्राइस थी। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, ये भी होमवर्क है कि आर्बिट्राज के ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। अल्टीमेटली जो आपने याद रखना है वो है ये, आया समझ में? ठीक है सर, अब देखो थोड़ा सा आप और चेंज करते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव पे, अभी तक आप स्टॉक और इंडेक्स पे चलते आ रहे थे, ये कमोडिटी डेरिवेटिव पे और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने आंसर में भी बहुत दिक्कत कर रखी है, मतलब है तो सही लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, हम इसको भी आसान बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, पढ़ो, मज़ा आएगा सर। और ऐसा ये क्वेश्चन नंबर 46 और समथिंग है, तो वहाँ पे रिपीट हुआ है, गलती से वो उतना दूर चला गया, इसके पास ही छोड़ते तो अच्छा था। अ राइस ट्रेडर हैज़ प्लान्ड टू सेल 22,000 kg ऑफ राइस। अरे क्या बेचना है उसे, चावल बेचना है, 22,000 किलोग्राम चावल बेचना है 3 महीने बाद। आज बेचना है क्या, नहीं, 3 महीने बाद बेचना है। तो टेंशन क्या है, 3 महीने बाद आया, अभी क्यों आया? सर देखो, चावल 3 महीने बाद बेचना है, हो सकता है आज उसके पास हो ही ना, होंगे तो भी वो 3 महीने बाद बेचना चाहता है। वो मान के चलो कि 3 महीने बाद या 2 महीने बाद वो उसकी खेती कंप्लीट होगी या फिर वो खरीदेगा मार्केट से। खेती तो नहीं है, तो ट्रेडर है, तो फार्मर तो है नहीं, तो ट्रेडर है, खरीदेगा 2 महीने में, तीसरे महीने में बेचेगा, ऐसा कुछ प्लान होगा जो भी है। बट 3 महीने बाद अगर जब वो बेचने जाएगा तो उसको डर है कि यार मार्केट में कहीं प्राइस गिर ना जाए। अब देखो इसकी कहानी समझोगे ना बेचारे की, तो आपको भी लगेगा कि यार उसका सोल्यूशन निकाल के देते हैं उसको। 3 महीने ले लेते हैं, ठीक है। चावल की जो आज की प्राइस है ना, आज वो 60 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक रहा है, ठीक है। वो 22,000 किलो बेचना चाहता है। अब ध्यान देना, पंगा क्या है, वो 3 महीने बाद बेचना चाहता है। यहाँ पे डर क्या होगा, यहाँ पे कि ये प्राइस साला कहीं गिर ना जाए, और उसको डर है कि ये प्राइस यहाँ पे 56 रुपये ना हो जाए, ये तो एक्सपेक्टेड है। इसीलिए हम स्पॉट मार्केट की पोजीशन को फ्यूचर्स मार्केट की पोजीशन से हेज कर सकते हैं, फ्यूचर्स मार्केट की पोजीशन से हम हेज कर सकते हैं। अब अगर हम हेज करने जाए तो यहाँ पे फ्यूचर्स राइस पे अवेलेबल है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स कहा जाता है उसे, या कमोडिटी फ्यूचर्स बोल लो, तो वो फ्यूचर्स अवेलेबल है 59 में। यानी कि ध्यान देना, हमें 3 महीने बाद राइस बेचना है तो आज भी फ्यूचर्स बेचना पड़ेगा। आज जब फ्यूचर्स बेचोगे तो ये कंफर्म करोगे कि 3 महीने बाद आपको बेचना है, ठीक है। या फिर आप 3 महीने बाद राइस बेचना चाहते हो तो आज राइस खरीदना पड़ेगा। आज अगर लॉन्ग पोजीशन है स्पॉट मार्केट में तो फ्यूचर्स में कौन सी पोजीशन लोगे, अपोजिट पोजीशन, शॉर्ट, तो यहां आएगी शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अब तो क्या हुआ, ट्रेडर को डर था कि कहीं यार मैं कम प्राइस में बेचूं, यहाँ पे 56 रुपये में तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, मैं फ्यूचर्स बेच देता हूँ आज। तो उसने क्या करा, उसने कर दिया फ्यूचर्स को शॉर्ट, यानी उसने कर दिया कंफर्म कि भैया अब 3 महीने बाद स्पॉट में कुछ भी प्राइस हो, मेरा तो ये कंफर्म हो गया। अब 3 महीने जब बीत गए तो एक्चुअल में पता चला कि स्पॉट मार्केट में जो राइस की प्राइस है वो है 57 पर केजी, और फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो है 58।
फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो है 58। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हुई ध्यान देना, एक्सपायरी पे जनरली ये माना जाता है कि स्पॉट और फ्यूचर की प्राइस सेम होनी चाहिए, तो ये 57 है, ये भी 57 होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसका नुकसान आपको 1 रुपये का भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर देखो क्या होगा ट्रांजैक्शन एक्चुअल में क्या होगा, जो राइस आपने खरीदा है वो स्पॉट मार्केट में खरीदा, वो स्पॉट मार्केट में ही बेचोगे, और जब बेचने जाओगे तो आपके हाथ में 57 रुपये आएगा हर केजी, हर किलोग्राम ऑफ राइस बेचने के लिए। तो सर यहाँ क्यों ट्रांजैक्शन किया, ये तो सिर्फ हेजिंग के लिए किया कि कहीं यहाँ पे नुकसान हो तो वहाँ यहाँ पे उसका फ़ायदा मिल जाए। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है सर फ्यूचर्स में। चावल उठा के फ्यूचर्स मार्केट में ला ही नहीं सकते, फिजिकल चावल हाथ में लेके फ्यूचर्स मार्केट में जाके मैं बेच रहा हूँ, नहीं है सर, ये पॉसिबल ही नहीं। स्पॉट मार्केट में खरीदा, स्पॉट मार्केट में ही बेचोगे, 57 रुपये हाथ में लेके घर जाओगे। लेकिन सर हमने तो 59 का से कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्जैक्टली आपने फ्यूचर्स बेचा था ना, तो एक्सपायरी पे फ्यूचर्स ही वापस आपको खरीदना पड़ेगा, और आपको एक्चुअल में देखा जाए तो 1 रुपये का और फायदा हो रहा है। 59 में बेच के 58 में आपने फ्यूचर्स खरीद लिया, 59 में बेच के 58 में खरीद लिया, 1 रुपये का फायदा हुआ, और इफेक्टिव रियलाइजेबल प्राइस आपकी जो आई है राइस की वो है 58 रुपीज़। अब लॉजिकली देखा जाए तो एक्सपायरी पे 2 कॉन्ट्रैक्ट ये है जो ख़त्म करेंगे, राइस को बेच के ख़त्म करेंगे तो 57 रुपये मिलेगा हर किलो के लिए, और यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करेंगे एक्सचेंज के साथ में तो हर किलो के लिए 1 रुपये मिलेगा, गेन है हमारा 58 रुपये हर किलो के हिसाब से हमारे पास पैसे आ गए, ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन ध्यान देना आप, देखो 60 रुपीज़ पर केजी आज चल रहा है प्राइस, आज फ्यूचर्स 59 में अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ 1000 किलो का है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 3 महीने बाद हमें लग रहा है कि 56 रुपये चले जाएगी। अब उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, फ्यूचर्स बेचना चाहिए, तो बेचा। अब अगर वो फ्यूचर्स बेचता है तो क्वेश्चन पूछ रहा है इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस 3 महीने बाद क्या होगी ये बताओ। अगर स्पॉट मार्केट में वो 57 है और फ्यूचर्स में 58 है तो क्या होगा इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस 58, ये रहा। 57 यहाँ से मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा। इफेक्टिवली देखा जाए तो हर किलोग्राम के लिए हमें कितना मिल रहा है, 58 मिल रहा है। एक कौन दे रहा है, स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर्स में से, और एक मिल रहा है मार्केट में से। कहानी खत्म, कितना आसान क्वेश्चन है ये देखो। और यहाँ पे फालतू में इतना ताम झाम करा हुआ है, आखिरी में लाना तो प्राइस 58 ही था। तो बिना कोई चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ प्राइसेस भी लिखो तो 58 ये रहा, इसमें टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है सर, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से अब और थोड़ा सा मज़ा आना शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं सर, ध्यान देना। ओके, सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सॉरी आई टुक अ ब्रेक। हाँ, थोड़ा मैंने सोचा फिर फ्रेश हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 27 के साथ में। तो ये आपके साथ में क्वेश्चन है सर 27 का, इसमें हम हेजिंग करना सीखेंगे। अभी तक हमने जो देखा ये मोस्टली पार्ट जो था आर्बिट्राज का था। देखना थोड़ा यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 26 भी जो हमने देखा वो हेजिंग वाला पार्ट था। अभी हमने शुरुआत करी थी क्वेश्चन नंबर 20 से, तो सारा आर्बिट्राज वाला पार्ट देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे थे। 26 वाला मैंने राइस वाला आपको बता दिया कि राइस वाले के लिए करना क्या पड़ा, हेज करने के लिए हमको अपोजिट पोजीशन लेनी पड़ती है। और ये सब चीज़ें हमने कहाँ सीखी सर, पहले लेक्चर में सीखी थी हमने, पहले या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हेजिंग करने के लिए करना क्या पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 ऑनवर्ड्स हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हेजिंग के देखने वाले हैं, तो एक बार हेजिंग वाले पार्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। हेज करने का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझो। हेज करने का मतलब होता है सर कि मेरी जो पोजीशन है उस पर मुझे रिस्क जो भी होगा वो हटाना है। यानी मैं नहीं चाहता कि मुझे नुकसान हो आने वाले 3-4 महीने में, जब भी मैं पोजीशन को क्लोज करूंगा मैं नुकसान नहीं चाहता। और नुकसान नहीं चाहता इसका मतलब भी यही होता है कि मैं प्रॉफिट के लिए मर नहीं रहा। प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। तो हेजिंग करने वाले को हेजर कहते हैं। उसमें हमारा पर्पस होता है नुकसान को कम करना जितना हो सके, या फिर हटाना पूरी तरह से। अगर आप हटा सको बहुत अच्छी बात है। सो पूरी तरह से नुकसान को हटाना जो सिचुएशन होती है उसे कहते हैं कंप्लीट हेजिंग, उसे कहते हैं कंप्लीट हेजिंग। ठीक है सर, अब देखो आपको अगर कुछ याद होगा, हमने स्टार्टिंग जब करी थी ना क्लासेस की, मतलब ये डेरिवेटिव्स की, तो हेजिंग के बारे में कुछ समझा था। ये था हेजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर, इन तीनों में ही कहानी चलती है सर। आर्बिट्रेजर अभी तक आपने देखा, जिसमें आपने देखा कि फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी। व्हाट आर्बिट्रेजर डज इज, वो
अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, ही फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी वेयर द असेट प्राइसेस आर मिसमैच्ड इन अ डिफरेंट मार्केट्स। पर्पस क्या होता है? सस्ता खरीद के महंगा बेचना, ताकि बिना किसी रिस्क के थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया जाए। अब आप हेजर के एंगल से देखो कि वो क्या सिचुएशन लेके आता है। ही रियली वांटेड टू बाय और सेल द असेट्स, या फिर उसके पास ऑलरेडी असेट होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, उसके पास में राइस जो है वो होंगे, ट्रेडर है ना वो, तो राइस या तो उसके पास होंगे या तो वो खरीदने वाला है जो 3 महीने बाद बेचेगा। ठीक है, अब उसका पर्पस क्या है? वो रिस्क कम करना चाहता है नुकसान होने का। ठीक है, तो यहां पे उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है, पर रिस्क भी नहीं चाहिए, इसका मतलब लॉस भी नहीं होना चाहिए। अब हेजिंग वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हेजिंग का ही था। तो देखो कहाँ मैंने लिया था, बताया था यहाँ पे, ये देखो। हेजिंग में क्या करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो पता करो कि बीटा जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव बीटा है तो आपको फ्यूचर्स मार्केट में, स्पॉट के कंपैरिजन में फ्यूचर्स में अपोजिट पोजीशन लेने की जरूरत पड़ेगी। अपोजिट, अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट लेना पड़ेगा फ्यूचर्स में। ठीक है, और अगर बीटा निगेटिव आता है, जो कि क्वेश्चन में हमारे सिलेबस में जनरली है नहीं, तो ये वाला साइड आपको 5% भी नहीं पूछा गया है, ये है 90% सिचुएशन। ठीक है, तो आप क्या अपोजिट पोजीशन लोगे? स्पॉट में आपकी लॉन्ग पोजीशन है, फ्यूचर्स में शॉर्ट लो, तब जाके हेजिंग पॉसिबल होगी। ठीक है, अच्छा, और कितनी पोजीशन लेना? यहां लिखा है ना टेक अपोजिट पोजीशन, लेकिन अपोजिट पोजीशन किस में? फ्यूचर्स में। हमारे पास 100 रुपए के शेयर्स अगर खरीदे हुए हैं, तो फ्यूचर्स में अपोजिट पोजीशन लेना, ये तो समझ आ गया कि बेचना पड़ेगा। यहां खरीदा हुआ है तो इधर बेचना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर्स में कितने का बेचे? 100 का ही बेचे या कितने का बेचे? बहुत सिंपल सर, जो पोजीशन आपको लेनी पड़ेगी फ्यूचर्स में, दैट इज द पोजीशन इन द स्पॉट मार्केट, यानी कि 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय कितना रिस्क आपको कम करना है। अगर आपका रिस्क 1.5 है बीटा, और पूरा कम करना है तो पूरा बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा कम करना है तो थोड़े बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। सो दिस इज द फ्यूचर्स पोजीशन, स्पॉट पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय द रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है सर, क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है सर हमारा अब उसमें 27 नंबर का, आ जाओ। देखना, एक म्यूचुअल फंड है जिसने कुछ असेट्स होल्ड करके रखे हैं, करोड़ में दिए हैं। अब आप देखो, पहला पार्ट है इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर्स 90 करोड़, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस 10 करोड़। इस तरह से उसने पोर्टफोलियो बनाया 100 करोड़ का। अब नीचे आपको दिया है द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.1। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन फ्रेम करते समय इंस्टीट्यूट से ही गलती हो रही है। ये इक्विटी बीटा है, क्योंकि आंसर उस हिसाब से लिया गया है। तो आप इसे शेयर का बीटा मानो या इक्विटी का बीटा मानो, पोर्टफोलियो का नहीं। यानी कि ये बीटा 1.1 इसका है, क्वेश्चन में जो लिखा था उस हिसाब से हमें समझ आता है कि इसका होगा, लेकिन इसका नहीं है सर, वो सिर्फ इक्विटी का है। ठीक है, और कैश का बीटा कितना होता है आप मेरे को बताना। कैश रिस्क फ्री होता है सर, इसका कोई बीटा होता ही नहीं है। मार्केट के हिसाब से कैश बदलता है क्या? आप 100 रुपये का पत्ती, 100 रुपये का नोट अगर जेब में रखो और कल जाके मार्केट 10% से नीचे चला गया, तो क्या कैश भी 10% से नीचे हो जाएगा आपके जेब का? नहीं सर, वो तो 100 का 100 ही रहेगा। यानी इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, तो बीटा कितना? 0। ठीक है, अब फंड मैनेजर को ये लग रहा है, जो भी म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है उसका जो फंड मैनेजर होगा उसको ये लग रहा है कि इंडेक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% गिरेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने इंडेक्स फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें शॉर्ट करने की ज़रूरत है फॉर परफेक्ट हेजिंग। परफेक्ट हेजिंग मीन्स रिस्क आपका 0 हो जाना चाहिए, बीटा आपका 0 हो जाना चाहिए। तो रिस्क टू बी रिड्यूस्ड, आपका अभी बीटा कितना है? ओल्ड बीटा कहेंगे हम उसे 1.1, और न्यू बीटा कहेंगे हम 0। ठीक है, तो हमें कितना कम करना है? पूरा कम करना है 1.1। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसने खुद लिख के दे दिया कि कितने इंडेक्स फ्यूचर्स आपको बेचने की जरूरत पड़ेगी। नहीं भी लिख के देता तो भी बेचना ही आता। क्यों? क्योंकि स्पॉट मार्केट में आपकी पोजीशन लॉन्ग है और आपका बीटा देखना पॉजिटिव है, तो फ्यूचर्स में आप क्या करते हो? अपोजिट पोजीशन लोगे, शॉर्ट जाओगे, तब जाके आपका रिस्क कम होगा। 1 इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स। इवैल्यूएट योर आंसर अज्यूमिंग द फंड मैनेजर्स एप्रीहेंशंस विल मटेरियलाइज। ये तो खैर बाद में देखेंगे। देखो,
ठीक है, स्पॉट मार्केट में आपकी 90 करोड़ की वो है पोजीशन। देखो कैश का चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैश जैसे का वैसा ही रहेगा अभी फ़िलहाल, उसमें नहीं बदलाव आएगा। फ्यूचर्स ले लो, ये 90 करोड़ है, ठीक है। अब इंडेक्स फ्यूचर की जो आज की प्राइस है वो 4300 इन्होंने दी हुई है। अब करना क्या है सर, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ख़रीदने की ज़रूरत है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज़ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स इशूड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेजिंग, वन इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ जाएगी 4300 इंटू 50, ध्यान देना। फ्यूचर्स की प्राइस है 4300, इसको लॉट साइज से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो क्या आएगा ये बताओ पहले, तो समझो कि क्या होता है। 43 को 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2,15,000 है क्या, ये है सर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बेचना है तो 2,15,000 का इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, आपकी स्पॉट में जो इक्विटी की पोजीशन है वो 90 और आपका इक्विटी का जो बीटा है वो है 1.1, तो आपको क्या लगता है कितनी पोजीशन लेने की ज़रूरत है फ्यूचर्स में? सर बहुत सिंपल है, 90 इंटू 1.1, क्योंकि हमें पूरा ही रिस्क कम करना है। तो आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेंगे ध्यान देना, पोजीशन और ऐसा लिखो, वैल्यू टू बी हेज्ड, कितनी वैल्यू हेज करनी है, मल्टीप्लाइड बाय रिस्क टू बी रिड्यूस्ड एंड देन डिवाइडेड बाय वन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फ्यूचर्स की। ध्यान देना, आपको 90 करोड़ की वैल्यू पे इंश्योरेंस डालना है, यानी कि हेज करना है, कैश तो चेंज होएगा ही नहीं, मल्टीप्लाइड बाय कितना रिस्क कम करना है सर, 1.1 से आपको रिस्क ले जाना है 0 पे, तो रिस्क टू बी रिड्यूस्ड 1.1 ही आ रहा है। ऐसा लिखना हमेशा, कभी भी बीटा मत लिख देना वहाँ पे कि बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो मन में बैठ जाएगा कि हर बार बीटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो अब 1.1 माइनस 0 करके जो 1.1 आ रहा है ना, वो है रिस्क जो आपको कम करना है, बीटा जो आपको कम करना है, वो एक्चुअल में बीटा नहीं है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 2,15,000। इससे क्या आ जाएगा ध्यान देना, 99 करोड़ की आपकी पोजीशन लेने की ज़रूरत है आपको फ्यूचर्स में। एक तो समझो कि आपकी स्पॉट मार्केट में पोजीशन 90 करोड़ की है, लेकिन सिर्फ 90 करोड़ की पोजीशन फ्यूचर्स में लेके नहीं चलेगा सर, वहाँ अगर 10% से बदलाव होता है तो यहाँ 11% से बदलाव होगा, इसलिए वहाँ पे पहले से ही ज़्यादा लेके रखो, यानी कि 90 करोड़ इंटू 1.1, 99 करोड़ की पोजीशन लेके रखो फ्यूचर्स में, और एक कॉन्ट्रैक्ट में 2,15,000 की पोजीशन कवर होती है। तो आप बताओ ये करने से आएगा क्या, इतनी पोजीशन कवर करना है 99 करोड़ की और एक कॉन्ट्रैक्ट में 2,15,000 होते हैं, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको लेने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आता है 4,604.65। अब आप एक और चीज़ समझो कि फ्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट खरीदे बेचे नहीं जाते, आपको या तो 4,604 लेना पड़ेगा या तो पूरा 5 लेना पड़ेगा, कभी भी ज़्यादा ले लो चलता। तो 4,605 शॉर्ट करना पड़ेंगे आपको फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो फ्यूचर्स के आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे, सिंपल। तो अब क्या होगा पता है कैसे दिखेगा, आपकी पूरी 99 करोड़ की पोजीशन दिखेगी फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में 99 करोड़ की पोजीशन दिखेगी। अब मार्केट को बदलने दो, चलता। ये है पहला आंसर आपका। अब मैं इसके हिसाब से बताता हूँ कि मान लो कि सच में 10% से मार्केट नीचे गिर जाता है, जो कि फंड मैनेजर को लग रहा था, तो आप प्रूव करके दिखाओ कि हमारी कंप्लीट हेजिंग हो गई है इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बेच के। इस पे इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम लेंगे नहीं। देखो स्पॉट मार्केट और ये फ्यूचर्स मार्केट, स्पॉट में आपकी जो पोजीशन है वो है सर 90 करोड़ की, ठीक है, और फ्यूचर्स में जो आपकी पोजीशन है वो 99 करोड़ की है। स्पॉट में जो पोजीशन है वो है लॉन्ग, फ्यूचर्स में जो पोजीशन है वो है शॉर्ट, मानते हो इस बात को? अच्छा, ये 99 करोड़ कहाँ से आया, थेरोटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए इतना ले लो, मल्टीप्लाइड बाय 4,300 या 2,15,000 कर दो, एक कॉन्ट्रैक्ट में 2,15,000, तो इतने कॉन्ट्रैक्ट में 99 करोड़ आपकी शॉर्ट पोजीशन कवर हो जाती है, ठीक है।
अब आपने ये क्यों लिया, ये जो नीचे वाली पूरी लाइन है ये क्यों ली, ये भी समझो। वापस मैं बेसिक पे जाता हूँ कि आपने शेयर्स खरीद के रखे 90 करोड़ के, और आने वाले टाइम में उस पर नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए आपने फ्यूचर्स ले लिए। तो सर उस वहाँ पे जो भी होगा इससे उस पे फ्यूचर से कैसे बचा जा सकता है, ध्यान देना। वहाँ जो भी होगा नुकसान फ़ायदा वो तो होगा ही होगा। आपका फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेने का पर्पस क्या था पता है? अगर वहां नुकसान हुआ तो मुझे यहां फायदा हो जाए, वहां फायदा हुआ तो यहां नुकसान हो जाए, तो अल्टीमेटली जो नेट है वो जीरो आएगा, क्यों तभी कहा जाएगा कि कंप्लीट हेजिंग हुई है। देखो अब अगर मार्केट 10% से नीचे जाता है, यानी कि इंडेक्स, उसने बोला इंडेक्स कहाँ है सर? फ्यूचर्स में। अभी यह है इंडेक्स फ्यूचर्स। अगर वो 10% से नीचे जाता है तो इक्विटी आपका कितना नीचे जाएगा? 11% नीचे जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 1.1 बीटा है आपका, तो वो 11% नीचे चला जाएगा इक्विटी। अब आप देखो, आपकी लॉन्ग पोजीशन है, कोई चीज़ अगर आपने खरीद के रखी है तो आप क्या उम्मीद लगाते हो कि प्राइसेस आगे बढ़नी चाहिए, ये उल्टा गिर रहा है। बढ़ेगी तो फायदा होगा, गिरेगी तो नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा सर यहाँ पे? आपका 11% का 90 करोड़ पे, तो 9 करोड़ 90 लाख का नुकसान है यहाँ पे। यही तो आपको डर था। मान लो कि आप यहाँ पे कोई पोजीशन लेते ही नहीं, सिर्फ ये वाली रहने देते, तो अल्टीमेटली क्या होता? 3 महीने बाद 2 महीने बाद 9 करोड़ 90 लाख का आपको पोर्टफोलियो पे नुकसान दिखता। लेकिन क्योंकि आपने आइडिया आ गया था आपको, तो आपने शॉर्ट कर लिया था फ्यूचर्स, और ये 10% से नीचे गया है। बेची हुई चीज़ नीचे गई है। आप कोई भी चीज़ बेचते हो तो आपको आगे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो नीचे जाए ताकि सस्ते में खरीद लूँ, और यहाँ आपको होगा फ़ायदा, क्योंकि आप नीचे जाने के पहले ही बेच चुके थे। कितना नीचे जाने के पहले? 10%। तो 99 करोड़ पे 10% आपका फ़ायदा होगा 9 करोड़ 90 लाख, और नेट फ़ायदा नुकसान हुआ ज़ीरो। क्योंकि नेट में आपका फ़ायदा नुकसान ज़ीरो हुआ, इसीलिए तो बोल सकते हैं कि कंप्लीट हेजिंग हो गई है। अगर ये नीचे वाला पोजीशन आप लेते ही नहीं तो पूरा 9 करोड़ 90 लाख का नुकसान होता। इसको कहते हैं सर कंप्लीट हेजिंग। जब यहाँ पे आंसर ज़ीरो आता है ना, उसे कंप्लीट हेजिंग कहते हैं। तो क्या क्या किया आपने, ध्यान देना। आपकी ये पोजीशन लॉन्ग की थी, आपको इंडेक्स में फ्यूचर्स में ट्रेड करना था, आपको डर था कि ये कहीं इतना नुकसान ना हो जाए, तो आपने क्या किया? पॉजिटिव बीटा था तो आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेने का डिसाइड कर लिया। ये शॉर्ट पोजीशन कैसे आती है? यहाँ की पोजीशन का अपोजिट अगर बीटा पॉजिटिव है तो। उसके बाद में कितना लेना, तो जो भी है हमारी पोजीशन, उसमें कितना रिस्क हमें कम करना है, अभी जितना भी है उसमें कितना कम करना है, उतने से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे क्वेश्चन में हमको पूरे रिस्क से कम करना था, तो पूरे बीटा से मल्टीप्लाई किया 1.1। सो 90 करोड़ इंटू 1.1, 99 करोड़ की हमने यहाँ पे पोजीशन ली, और अब फिर चेंज करके दिखाया और दिखाया कि यार ये तो ज़ीरो आ रहा है प्रॉफिट और लॉस। इसे कहते हैं हेजिंग। ऐसे और क्वेश्चन आएंगे आगे तो हम और देखेंगे। बाकी तो सब कुछ इस क्वेश्चन का कवर हो चुका है। ये देखो 4605, 9.9 करोड़ का लॉस, 9.9 करोड़ का गेन आपका जस्टिफाई हो गया। ठीक है, 28 देखना क्वेश्चन। आ जाओ। 1 अप्रैल 2015 को, ध्यान देना, सुनिधि वॉज होल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 सिक्योरिटीज। काफ़ी मजा आएगा, रिवर्स कैलकुलेशन है। 10 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो उन्होंने होल्ड करके रखा था, जिसकी वैल्यू थी 9,94,450। द वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ऑफ 9 सिक्योरिटीज वॉज 1.1। देखा, पोर्टफोलियो का बीटा नहीं दिया उन्होंने, 10 में से 9 सिक्योरिटीज का जो बीटा था वो दे दिया मिला के 1.1। 10वीं सिक्योरिटी का बीटा आपको निकालना है, और आप आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान देना। सिंस शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइसेस, किसी को भी प्राइसेस गिरने का डर कब होता है? जब उसकी लॉन्ग पोजीशन होती है। लॉन्ग यानी कि खरीदा हुआ, कोई भी आइटम खरीदा हुआ होगा ना, तभी आपको डर होगा कि प्राइसेस नीचे गई तो गड़बड़ हो जाएगी। आप खरीद लो, आज आपके पापा प्रॉपर्टी खरीद लो और कल प्राइस चली गई नीचे, तो आपको तो नुकसान ही होगा। एग्जैक्टली तो खरीद गिरते हुए जाना यानी कि आपने खरीदा हुआ है। ऑन ऑफ द शेयर इन द नियर फ्यूचर टू हेज हर पोर्टफोलियो। सी, शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स इन नियर फ्यूचर टू हेज हर पोर्टफोलियो। उसने क्या करा? शी सोल्ड 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स। पहले तो देखो आपकी लॉन्ग पोजीशन है, उसके बाद बीटा भी पॉजिटिव ऑलमोस्ट आ ही रहा है 9 सिक्योरिटी का, तो आपका फ्यूचर्स में क्या पोजीशन लेना बनता है? अपोजिट पोजीशन, लॉन्ग का शॉर्ट। और क्वेश्चन ने खुद लिख के दे दिया है ना, नहीं भी लिखता तो भी शॉर्ट लेते। तो उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट बेचे? 5 कॉन्ट्रैक्ट बेचे निफ्टी फ्यूचर्स के, जिसका लॉट साइज था 25। मई मंथ में एक्सपायर हो रहा था। कितने मंथ बाकी है अभी? 2 महीने।
अप्रैल 1 को आप खड़े हो, मई महीने एक्सपायर हो रहा है। विच वॉज ट्रेडिंग एट 8767.07, तो आपको ये भी दे दिया कि मार्केट में एक फ्यूचर्स की प्राइस कितनी है। ठीक है सर। कैलकुलेट द बीटा ऑफ 10th सिक्योरिटी। चलो ठीक है, सबसे पहले इस पे काम करते हैं। सबसे पहले तो देखो पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है, ध्यान देना। अच्छा, पोर्टफोलियो बीटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, सारा उल्टा कैलकुलेशन है। स्पॉट मार्केट में आपके पास 10 सिक्योरिटीज़ है और उस पोर्टफोलियो की वैल्यू है 994,250। एम आई राइट? एक बार चेक कर लेते हैं। 994,450। ठीक है। और इसको हेज करने के लिए आपने फ्यूचर्स में पोजीशन ली। फ्यूचर्स में एफ की प्राइस होगी, फिर लॉट साइज होगी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आएगी। इसमें आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही होता है ना? ठीक है सर, ध्यान देना। और ये भी आपको सारा डेटा दिया हुआ है, जो निकालना है वो है सर बीटा। ठीक है, ध्यान देना। फ्यूचर्स की जो प्राइस दी है वो है 8767 पॉइंट, कहाँ गया, 8767.07। ये है 8767.07 एक की प्राइस। लॉट साइज है आपकी 25, सो वो हो जाता है 2,19,177। ठीक है। और आपने ऐसे 5 लॉट लिए तो वो हो जाता है 10, 9, 5, 8, 8, 4 और 5 ले लो। तो आपने इतने की पोजीशन ली। अब आपको मैं सीधा सीधा बताऊं, एक बार कैलकुलेट करने दो। 8767.07 इंटू 25 मल्टीप्लायर इंटू 5, 1095,883, 1095,885 ले लो। चलो, तो आपने इतनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए इतनी पोजीशन ली फ्यूचर्स में। आपका सीधा आंसर आ जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते कैसे हैं, ये देखो पहले फॉर्मूला। ठीक है। वैल्यू टू बी हेज्ड, जितनी वैल्यू आपको हेज करनी है वो लिख लो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय रिस्क टू बी रिड्यूस्ड, कितना रिस्क आपको कम करना है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। अब आपको जो हेज करना है वो है सर 994,450। इसके बाद जो आपको रिस्क कम करना है वो है पूरा रिस्क जो कम करना है, यानी कि ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देख लो 8767.07 इंटू 25 होगी। सही लिखा है। और ऐसे आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए सर? 5 लिए। अब आप और एक चीज़ ध्यान देना, ये वापस मैं रिपीट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और एक चीज़ बदल रहा हूँ सिर्फ, वो है सर ओल्ड पोर्टफोलियो बीटा जो, सॉरी न्यू पोर्टफोलियो बीटा जो है ये BN आएगा। नया पोर्टफोलियो बीटा कितना होना चाहिए? 0, यानी एक तरह से बीटा ही रहा अब वहाँ पे। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको पोर्टफोलियो का बीटा मिल जाएगा, पोर्टफोलियो का बीटा मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को अगर आप उधर ले जाओगे तो एग्जैक्टली वही फिगर आएगी जो अभी हमने लिखे 1095,885 इज इक्वल टू 994,450 इंटू पोर्टफोलियो बीटा। ये इस इक्वेशन में ये पोर्टफोलियो बीटा क्या है कि कितना रिस्क हमें कम करना है, वो है यहाँ पे। ठीक है। अब आप अगर पोर्टफोलियो बीटा निकालोगे तो वो आता है 1.102। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितनी सिक्योरिटीज थी? 994,450 में तो 10 सिक्योरिटीज थी, तो इससे निकलने वाले पोर्टफोलियो बीटा में कितनी सिक्योरिटी होगी? 10 सिक्योरिटीज। तो ये जो पोर्टफोलियो बीटा है वो 10 सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो का बीटा है 1.102। अब पोर्टफोलियो बीटा का एक फॉर्मूला होता है सर, वेटेड एवरेज। ये सीखा था हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। इस क्वेश्चन में 10 सिक्योरिटी है, कहीं पे भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि हर सिक्योरिटी का वेट कितना है। अगर क्लियर नहीं लिखा होता है तो हम इक्वल वेट मान के चलते हैं।
तो 9 सिक्योरिटीज का वेट कितना 90% और 10वें सिक्योरिटी का वेट कितना 10%। सो सिंपल सी कहानी यहाँ पे बन गई, वेट ऑफ 1 to 9 सिक्योरिटीज बीटा ऑफ 1 to 9 सिक्योरिटीज प्लस वेट ऑफ 10 सिक्योरिटी बीटा ऑफ 10 सिक्योरिटी। बताओ ये लिखा हुआ सही है क्या? ये और कुछ नहीं, वेटेड एवरेज है और उसका सबका मिला के जो बीटा आ रहा है वो 1.102 है पोर्टफोलियो का बीटा। अब बताओ, है ना? अब ध्यान देना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.102 इज इक्वल टू पहले 9 सिक्योरिटीज का जो वेट है वो 90% है क्योंकि हम इक्वल मान के चल रहे हैं, और इसका बीटा दिया हुआ है आपको पहले 9 सिक्योरिटीज का, वो है 1.10, ठीक है, प्लस ओल्ड सिक्योरिटी का बीटा की तरह वेट कितना है, सॉरी 10वें सिक्योरिटी का वेट कितना है, ये देखो 10वें सिक्योरिटी का वेट है 10%, और हमको जो निकालना है क्वेश्चन में पूछा गया वो है 10वें सिक्योरिटी का बीटा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल, 1.1 इंटू 0.90 0.99 1.102 डिवाइडेड बाई 0.99, नहीं सॉरी 1.102 माइनस 0.99 डिवाइडेड बाई 0.10, तो आपको जो 10वें सिक्योरिटी का बीटा आ रहा है वो है 1.12। कहानी खत्म। कैसे उल्टा कैलकुलेशन किया देखो, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। हर बार क्या होता था क्वेश्चन में, आपको पोर्टफोलियो का बीटा दिया हुआ होता था और आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने पड़ते थे। इस बार नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं और बीटा निकालना है, तो आपने निकाल लिया वो इसी फॉर्मूले में रख के। लेकिन आपको 10 सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो का बीटा नहीं पूछा था, निकाला तो ज़रूर था आपने, पूछा था आपको 10वें सिक्योरिटी का बीटा, तो हमने वेटेड एवरेज ले लिया। अब बताओ मुझे, क्वेश्चन अगर मुझे 9 सिक्योरिटीज़ का बीटा दे देता है, 10वें का निकालने बोलता है, और अगर मेरे पास 10 सिक्योरिटीज़ का बीटा रेडी है, पहला और तीसरा रेडी है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? और कैसे निकाल सकता हूँ? वहाँ मेरा फटाक से दिमाग चलना चाहिए कि वेटेड एवरेज ही एक मेथड बची है। वेट्स नहीं दिए हुए हैं, ये एक प्रॉब्लम आएगी आपको इस क्वेश्चन में, पर वहाँ पे आप अज्यूम करो, नहीं दिया है तो अज्यूम करो कि इक्वल वेट होगा, हमने करा और आगे बढ़े। यहाँ पे अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर तो वैसे ही मार्क्स नहीं मिलने आपको, ध्यान देना। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले फॉर्मूले से शुरू करा, ये है वो आपका बीटा जो आपको चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका मतलब फॉर्मूले में रखने के बाद रिस्क टू बी रिड्यूस्ड होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में आपको बोला कि थोड़ा ही रिस्क कम करना है तब दिक्कत जाएगी, ये इसका मतलब होता है कि ओल्ड पोर्टफोलियो का बीटा माइनस न्यू पोर्टफोलियो का बीटा, ठीक है। सो आपका 1.12 आ गया, और उसके बाद में अच्छा चलो इतना तो पार्ट आ गया, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया। आप हाँ, आपको ये भी लग सकता है कि सर ये तो बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया आपने, देखो कितनी लंबी प्रोसीजर करी है। ये देखो, ये आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है वो है यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, ये भी आपको लंबा लग रहा होगा उस हिसाब से। बहुत सिंपल है सर, यहाँ से उन्होंने डायरेक्टली शुरू करा है और सीधा अगले स्टेप में आंसर निकाल दिया। मैंने डिनोमिनेटर को इधर लिया, वो लिखा, फिर ये एक एक करके स्टेप लिखी है, इसलिए टाइम लगा। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो आप एक ही स्टेप में निकाल लो, क्योंकि फालतू मार्क्स आपको मिलेंगे भी नहीं। अगर हो सकता है तो समझ में आ रहा है तो जल्दी निकाल लो स्टेप्स बचा के, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, एक लास्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिकंसाइल करो रीजंस को, मतलब आप वजह बताओ कि अगर 2% से मार्केट गिरा है, 2% से मार्केट गिरा है सुनिधि के हिसाब से, तो और उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हुआ है अपनी कैश पोजीशन पे। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे इस पे, यह है शॉर्ट पोजीशन, यह है लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। वो बोलता कि मार्केट गिरा है 2% से, तो शॉर्ट पोजीशन में तो फ़ायदा होगा ही होगा, है ना, फ़ायदा होगा शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन में। क्या फ़ायदा होगा? 2% का फ़ायदा होगा, 10,95,885 इंटू 2%, तो आपको जो फ़ायदा होगा 21,918 का फ़ायदा होगा प्रॉफिट का। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप बताओ कि अगर 2% से मार्केट गिरा फिर भी आपकी स्पॉट मार्केट की पोजीशन यानी कि कैश पोजीशन जो 994,450 है उसमें भी आपको फ़ायदा हो रहा है, जबकि इसका बीटा कितना आया था 1.102 आया था, यानी कि ये कितने से गिरना चाहिए 2 इंटू 1.102, यानी कि ये गिरना चाहिए था 2.204% से। और लॉन्ग पोजीशन होने के बाद, खरीदने के बाद अगर कोई चीज़ गिर रही है तो नुकसान होना चाहिए 994,450 इंटू 2.204%, तो नुकसान होना चाहिए था 21,918 का, लेकिन ये नहीं हुआ। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर इसको
2% मार्केट गिरने के बाद में भी अगर ये पोर्टफोलियो बढ़ा है और फायदा हुआ है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सा रीजन है सर, कि ऐसे टाइम पे मार्केट गिरने के बाद में भी इस पोर्टफोलियो का जो इंपैक्ट है वो बीटा के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि बीटा के हिसाब से होता तो 2.204 मार्केट गिरता, लेकिन गिरा नहीं। बीटा के हिसाब से नहीं हुआ, एग्जैक्ट अपोजिट गया, वो भी ऊपर गया, ये नीचे गया और ये पोर्टफोलियो ऊपर गया, तो इसलिए आपको फ़ायदा हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो लिखा है वो कंफ्यूजिंग है। देयर इज अ प्रॉफिट इन कैश पोजीशन एंड इट माइट बी ड्यू टू द रीजन दैट कॉन्ट्ररी टू हर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट, ऐसा लिखना काट के यहाँ पे, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना ही बस। देयर मे बी एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कैश पोजीशन, मैं भी तो भाई यही कह रहा हूँ और क्वेश्चन भी यही कह रहा है। इन्होंने क्या बोला, मार्केट गिरने के बाद शायद मार्केट भले ही गिरा होगा, ये देखो इनका बोलना क्या है, मार्केट भले ही गिरा, यहाँ पे मार्केट गिरा और स्पॉट मार्केट में हमें फ़ायदा हुआ क्योंकि ये बढ़ा, तो क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन ने भी यही लिख दिया कि मार्केट गिरा तो शायद पोर्टफोलियो बढ़ा होगा इसलिए फ़ायदा हुआ, पर ये रीज़न अप्रोप्रिएट नहीं है। जो पूछा गया वो ही घुमा फिरा के लिखने में मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट और लिख देना, बिकॉज पोर्टफोलियो माइट नॉट हैव रिएक्टेड अकॉर्डिंग टू बीटा, बीटा के हिसाब से मूवमेंट नहीं हुई है इसीलिए वो प्रॉफिट दे गया। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब अगला वाला क्वेश्चन भी यार सेम है, सेम है मतलब आप इसको होमवर्क ले सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, आपने ये निकाला फ्यूचर्स ले लिया और फिर 10% मार्केट गिरा तो आपने करके दिखाया यहाँ पे कि देखो यार मेरा तो नुकसान आता ही नहीं है, ये देखो ऐसा सेम ऐसा करके दिखाना है। आओ सर देख लेते हैं एक बार का। देखो, मिस के होल्ड्स 10,000 शेयर्स ऑफ IBS बैंक एट 2738.70। हम अगर ये करना शुरू कर दे ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, टाइमलाइन बनाना शुरू कर दो तो बहुत कहानी आपकी आसान हो जाएगी। आप एक काम करो, आप यहाँ पे स्पॉट मार्केट की पोजीशन बना लो। स्पॉट मार्केट में आपका कितना है, 10,000 शेयर है 2738.70 के। सो 10,000 इंटू 2738.70 लेता हूँ, टोटल वैल्यू आती है सर 2,73,87,000। 2,73,87,000 आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है स्पॉट मार्केट में। ध्यान देना, आगे क्या डर हो सकता है कि कहीं प्राइस गिर ना जाए, और वहाँ अगर प्राइस गिर गई तो नुकसान होगा, इस नुकसान के बदले कहीं प्रॉफिट मिल जाए तो हमारा नुकसान कम हो जाएगा नेट में। तो हमने फ्यूचर्स में पोजीशन ली, अब हमने ख़रीदा फ्यूचर्स। ध्यान देना, फ्यूचर्स में आप क्या करोगे, शॉर्ट में जाओगे। मोस्टली यही होता है, कब, जब इस पोर्टफोलियो का बीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि लॉन्ग है, पॉजिटिव बीटा निकला तो अपोजिट ले लोगे यहाँ पे, सिंपल। और कितना लेना फ्यूचर्स में, एग्जैक्ट सेम नहीं ले सकते, बीटा अगर 1 है तो ही सेम ले सकते हो। अच्छा, पूरा रिस्क हटाना है तो इतनी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जितना रिस्क हटाना है उतनी पोजीशन यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। ध्यान देना, एक महीने का इंडेक्स फ्यूचर 6086 पे मिल रहा है और बीटा है हमारे पोर्टफोलियो का 1.2, ठीक है, लॉट साइज है 50। तो ध्यान देना यहाँ पे 50 और 6086, तो फ्यूचर्स, एक फ्यूचर की प्राइस जो है वो है 6086 और एक लॉट में 50 फ्यूचर्स आते हैं। तो ये जो टोटल हो रहा है 6086 इंटू 50, ये हो गया सर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 304,300, ठीक है। अब हमारे पोर्टफोलियो का जो बीटा आ रहा है वो है 1.2, ठीक है। आगे, हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर शुड शी शॉर्ट, उसने खुद ही बोल दिया शॉर्ट करना है, नहीं भी बोलते तो भी शॉर्ट ही करते। फॉर अ परफेक्ट हेजिंग ऑन हर पोजीशन, परफेक्ट हेजिंग का मतलब जो नया बीटा है वो 0 होना चाहिए,
या फिर आप बोलो रिस्क जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है सर, रिस्क 0 होना है यानी कि पूरा 1.2 हटाना है, तो आपने क्या करना है, दिस वैल्यू जिस पे आपको हेजिंग करनी है मल्टीप्लाइड बाय जितना रिस्क कम करना है उतनी वैल्यू का फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन ले लो। दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू विल बिकम अ फ्यूचर्स पोजीशन एंड दैट टू शॉर्ट। सो आप यहां ले लोगे 2738 इंटू 1.2 दैट्स 32864400। ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं ये हमें निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है कि 2738700 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, इतनी पोर्टफोलियो की वैल्यू, उस पे इतना रिस्क हटाना है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये क्या आता है टोटल 32864400। ये आ गई फ्यूचर्स की पोजीशन टोटल। और एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पोजीशन आती है 304300। तो आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की जरूरत है। 108 कॉन्ट्रैक्ट आपको शॉर्ट करने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने फ्यूचर्स आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे सर 108। ये रहा, ये तो समझ गया आपको। अब उसके बाद जस्टिफाई करो, प्रूव करके बताओ कि परफेक्ट हेजिंग हो चुकी है, रिस्क बिल्कुल 0 है। व्हेन द इंडेक्स जूम्स, जूम मतलब ऊपर जा रहा है, प्लमेट्स मतलब नीचे जा रहा है। जब इंडेक्स 1% से ऊपर गया या 2% से नीचे गया, दोनों टाइम पे करके बताओ। मैं आपको एक करके दिखाता हूं, कोई भी दूसरा आपके भरोसे। सेम ऐसा ही टेबल बनाया और मान लो इंडेक्स 1%, इंडेक्स है कहां पहले, स्पॉट में है कि फ्यूचर्स में? इंडेक्स फ्यूचर्स में है सर आपके, तो 1% वो नीचे गया। आपके पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 था, तो 1 इंटू 1.2, आपका पोर्टफोलियो 1.2% से नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव बीटा है आपका, तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। इंडेक्स नीचे गया तो पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा। ठीक है, गया। अब आप थोड़ा ध्यान से समझो, आपकी ना लॉन्ग पोजीशन है शेयर्स में, खरीदा हुआ है आपने, और वो वैल्यू नीचे जा रही है तो नुकसान ही होगा। 1.2% नुकसान निकाल लो इस पे, तो वो आती है 328644 का नुकसान। अब आप फ्यूचर्स देख लो, फ्यूचर्स में आपने बेच दिया और उसके बाद प्राइसेस गिर गई तो बच गए, तो 1% का आपको फायदा होगा जब आप सेटलमेंट करोगे। 328644 नेट में 0। अगर नेट आपका 0 आया इसका मतलब परफेक्ट हेजिंग हो चुकी है। ये देखो, ये सेम आया, ये सेम आया, ये गेन लॉस, मतलब हो गया ना 0। कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव ऑन करते हैं सर। अगले क्वेश्चन में और मजा आएगा, ध्यान देना।